अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और आज हम सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप के हवाले से, जिसका आगाज़ कल से हो चुका है और पाकिस्तानी टीम की जानिब से बड़ा ही शानदार आगाज़ किया गया है। पहला मैच पाकिस्तान ने नेपाल के खिलाफ जीत लिया है। पहले बैटिंग करते हुए 342 रन का टारगेट दिया बाबर 11 ने और उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया एक बार फिर से बाबर आजम ने और चाचाए क्रिकेट इफ्तिखार ने ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की और एक बड़ा टारगेट देने में कामयाब नजर आए। और फिर हमने देखा कि जब बॉलिंग की बारी आई तो हमारे बॉलर्स भी छाए रहे। शाहीन जो कि बड़े मशहूर हैं और जाने जाते हैं कि शुरू के जो ओवर्स हैं वहां पर वो विकेट जरूर निकालते हैं, तो ऐसा हमने कल भी देखा कि पहले ही ओवर में शाहीन ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और फिर अगले ही ओवर में जिस तरह से नसीम शाह ने भी एक विकेट ली और उस खिलाड़ी को भी पवेलियन चलता किया। उसके बाद हारिस रऊफ की जानिब से भी बड़ी उम्दा कारकर्दगी हमने देखी, 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया और शादाब खान की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही जहां वो 4 विकेटें लेने में कामयाब दिखाई दिए। तो पाकिस्तानी टीम का ये जो कॉम्बिनेशन अब हम देख रहे हैं, जिस पर हम डेली बात कर रहे होते हैं, क्योंकि एशिया कप का मार्का है, इसको जीतने की कोशिश करनी है, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, इंडिया में जाके हमें परफॉर्म करना है। पाकिस्तानी टीम पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। कल का मैच हमने देखा, इफ्तिखार ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, 109 रन स्कोर किए और फिर जब बाद में नेपाल की पूरी टीम को पाकिस्तानी जो बॉलिंग अटैक है उसने 104 पर ही पूरी टीम को आउट कर दिया। यानी कि सिर्फ इफ्तिखार की अगर हम स्कोर की बात करें तो इफ्तिखार के स्कोर को भी वो चेज नहीं कर सके। बाबर ने बड़ी शानदार बैटिंग की। हमेशा से हम देखते हैं कि तनकीद भी की जाती है बाबर आजम पर कि बड़ा स्लो खेलते हैं। जिस तरह से अगर कल भी हम देखें तो उन्होंने पहली जो 50 है वो तकरीबन 70-72 गेंदों पर की, फिर दूसरी 50 उन्होंने 38 गेंदों पर स्कोर की और फिर तीसरी 50 उन्होंने 20 गेंदों पर स्कोर की। तो वो जो एक कंसिस्टेंसी है बाबर की, शायद वो ज़्यादा ज़रूरी है तेज़ खेलने से। और फिर हम ये देखते हैं कि जब वो सेट हो जाते हैं उस कंडीशन के मुताबिक, उस सिचुएशन के मुताबिक, क्योंकि उन्हें फिर एक लीडिंग रोल अदा करना पड़ता है अगर दूसरे खिलाड़ी आउट हो रहे होते हैं, तो बड़ी बात होती है। इस हवाले से अक्रॉस द बॉर्डर हम देखते हैं कि बाबर की बड़ी तारीफ़ें की जाती हैं। तो आई थिंक हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हमारे हीरो हैं बाबर आजम, उनको हम सपोर्ट करें और एक बड़ा बैट्समैन बनने में हम भी उनकी मदद करें। क्योंकि जिस तरह से उनको कंपेयर किया जाता है विराट कोहली के साथ, तो कोहली के बड़े हम देखते हैं रिकॉर्ड मौजूद हैं, बाबर आजम उस लाइन पर हमें दिखाई दे रहे हैं, उस रास्ते पर हमें दिखाई दे रहे हैं कि वो जल्द ही कोहली के रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। और जिस तरह से कंसिस्टेंसी है बाबर की परफॉर्मेंस पर, वो बहुत ज़रूरी है और वही कंसिस्टेंसी अब हम देखना चाह रहे हैं फ़खर ज़मान में, जो कि हमें पिछली कुछ सीरीज़ में दिखाई नहीं दे रही। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात की थी, इमरान मानी हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और यही कहा जा रहा था कि जो कंसिस्टेंसी है फ़खर की वो हम नहीं देख पा रहे। और उम्मीद ये की जा रही थी कि जब नेपाल की टीम के साथ आप खेलने जा रहे हैं, कदरे हल्की टीम है, इनएक्सपीरियंस्ड है, तो शायद फ़खर का बल्ला कल घूमेगा, लेकिन ऐसा एक बार फिर से नहीं हो सका। फ़खर जब परफॉर्म करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस में होते हैं अपनी, तो उस टाइम तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हमें दिखाई देते हैं। जिस तरह से मिचेल स्टार्क को उन्होंने जिस तरह छक्के लगाए थे और उनकी बड़ी तारीफ भी हुई थी इस बात पर। साथ ही साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो हमने कल एशिया कप की ओपनिंग सेरेमनी देखी है, तो उस पर भी काफ़ी तनकीद की जा रही है कि काफ़ी चीज़ें मिसमैनेज थी वहाँ पर, क्राउड को गैदर नहीं कर सके क्योंकि मौसम बड़ा सख्त है मुल्तान का, जिस तरह से गर्मियों के दिन चल रहे हैं। और हमने देखा कि क्राउड फिर जब शाम हुई है फिर ग्राउंड में आना शुरू हुआ है। तो शायद मैनेजमेंट को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि जब भी इस तरह का कोई बड़ा मार्का हो, जिस तरह से पाकिस्तान को मेज़बानी मिली है एशिया कप की, तो उसको सही तरीके से हमें कैश करना चाहिए, हमें अच्छी तैयारी इस हवाले से करनी चाहिए। जिस तरह से परफॉर्मेंस की गई है आयमा बेग की तरफ से, काफ़ी तनकीद की गई है कि पीसीबी के पास कोई शायद और ऑप्शन मौजूद नहीं है और कोई सिंगर मौजूद नहीं है। उनकी ड्रेसिंग पर हम देख रहे हैं बड़ी तनकीद की जा रही है, उनकी परफॉर्मेंस पर बड़ी तनकीद की जा रही है। और जो अगर हम नेपाली सिंगर जो कल वहाँ पर मौजूद थी, हमने देखा कि वो अपने कल्चरल ड्रेस में मौजूद थी। इस बात पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है आयमा बेग पर कि हम अपना जो कल्चरल ड्रेस है उसको क्यों इग्नोर करते हैं। एटलीस्ट जब पाकिस्तान में इवेंट हो रहा है, जब नेशनल इवेंट कोई हो रहा है और एक बड़े लेवल पर हो रहा है, तो शायद हमें अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, अब जो इंतज़ार किया जा रहा है वो किया जा रहा है 2 सितंबर का, जब पाकिस्तान और इंडिया की टीमें आमने सामने होंगी। तो मेरा ख्याल है जो टीम भी प्रेशर बर्दाश्त कर जाएगी वो मैच जीतने में कामयाब होगी। और उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम जिस तरह से
अच्छे तरीके से परफॉर्म करती हुई आ रही है। पिछली सीरीज़ हमने देखी अफगानिस्तान के खिलाफ, श्रीलंका से हम टेस्ट सीरीज़ जीते हैं, कल का मैच जीते हैं, तो मोराल पाकिस्तानी टीम का अप है। वनडे में हम देख रहे हैं हम नंबर 1 रैंकिंग पर मौजूद हैं। बाबर आजम तो नंबर 1 रैंकते हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी जानिब से दी जा रही है। तो 2 सितंबर को अब इंतज़ार किया जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के जो फैंस हैं वो टीवी के सामने मौजूद होंगे और दुआएं कर रहे होंगे कि दोनों जो ममालिक के लोग हैं अपनी अपनी टीमों के लिए दुआ करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो इस हवाले से मजीद प्रोग्राम में आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। चेयरमैन पीटीआई मजीद 14 रोज़ के लिए जेल में अटक गए। नाजुक दौर मजीद नाजुक, मुश्किल हालात मजीद मुश्किल। बाबर 11 ने मुल्तान में नेपाल को फतह कर लिया। महानूर चीमा पाकिस्तानी आइंस्टाइन। फजाई आलूदगी पाकिस्तानियों की उम्र कम करने की वजह करार। और मुआशी हालात का जिक्र करेंगे, सियासी मैदान से खबरें शामिल करेंगे। और ये सुनते सुनते तो मैं भी बड़ा हो चुका हूँ कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है और ये नाजुक दौर और मुश्किल हालात कब ख़त्म होंगे, मेरा ख्याल है इसका जवाब हम में से किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान महंगाई से मुतासर ममालिक में 18वें नंबर पर इस वक्त मौजूद है। लेकिन सदर पाकिस्तान इस मुश्किल तरीन दिनों में भी अपनी तनख्वाह में 2 दफ़ा का इजाफा मांग रहे हैं। और हम देखते हैं कि जो मराद की लत अगर किसी को लग जाती है तो फिर वो जल्दी नहीं छूटती। हालांकि डेली हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं कि जितने भी सरकारी अफसरान हैं जिनको मुफ्त बिजली फराम की जा रही है, जिनको मराद दी जा रही हैं, मुफ्त पेट्रोल फराम किया जा रहा है, शायद दिस इज़ द राइट टाइम कि अब ये जो मराद हैं उनको कम किया जाए ताकि जो आवाम पर बोझ है उसको किसी ना किसी तरीके से डिवाइड किया जाए। दूसरी तरफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी कर दी है। और इसी हवाले से पहले भी उनका जुडिशल रिमांड दिया गया था जिस पर काफ़ी बहस हो रही है, काफ़ी तनकीद हो रही है कि मुलजिम को पेश किए बिना बगैर जुडिशल रिमांड नहीं लिया जा सकता। तो यूं चेयरमैन पीटीआई की रिहाई हम देख रहे हैं खटाई का शिकार हो गई है। और इसके साथ साथ ही साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुका है। चेयरमैन पीटीआई ने वजारत कानून की अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। इसी तरह से साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और इससे पहले खुसूसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी थी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत हुई जिसमें रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि नैब तरामीम में बहुत से ऐसे जराइम हैं या तो वो ख़त्म कर दिए गए हैं या तब्दील कर दिए गए हैं। नैब तरामीम से कुछ जराइम को साबित करना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया है। नैब कानून में कई खामियां मौजूद हैं, इसका इतलाक भी दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। इसके बाद बिजली के बिलों की तरफ आते हैं, जहां बिजली के इजाफी बिलों पर निगरान वजीर इत्तलात का ये कहना है कि सिर्फ एहतजाज करने, बिल जलाने और बिल ना देने से बिजली के बिलों का मसला हल नहीं होगा। तो ये मसला कैसे हल होगा, ये सवाल हम छोड़े जाते हैं निगरान वजीर इत्तलात के लिए कि आवाम को रिलीफ देने के लिए वो क्या काम कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार आमिर रियाज राना साहब ने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की सज़ा मुअत्तल तो हो चुकी है, गिरफ्तारी के हवाले से इम्कानात रोशन थे पीटीआई फॉलोअर्स में कि गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि पूरी तैयारी की गई है, पूरा बंदोबस्त किया गया है कि एक तोशाखाना में से या किसी भी केस में से उन्हें रिलीफ मिलता है तो किसी दूसरे केस में ऑलरेडी उनकी गिरफ्तारी होगी या इन्वेस्टिगेट उन्हें किया जा रहा होगा। आपने अभी स्टार्ट में कहा ना कि हम बड़े हो गए सुनते सुनते कि पाकिस्तान गंभीर हालात से गुजर रहा है जी। हम चौधरी शुजात हुसैन के साथ इंडिया गए थे तो शत्रुघ्न सिन्हा ने खाना किया तो हम उनसे मिले, मुलाकात हुई। तो मैंने कहा जी हम तो आपकी फिल्में देखते देखते बड़े हो गए। उन्होंने एकदम हंस के कहा कि याद आहिस्ता बोलो कोई लड़की न सुन ले। तो पाकिस्तान हम सब इसी तरह ही चल रहे हैं। हालात मामलात भी इस तरह के ही हैं कि एक दायरे का सफर है जो खत्म होने में नहीं आ रहा और इस दायरे में पूरा पाकिस्तान है और उसके सियासतदान है, उसकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी अदलिया है और उसको पीस रहे हैं उसके अंदर अवाम को सारे के सारे मिलके। मसला ये आ गया कि जो खान साहब इलेक्शन से पहले यानी वजीर आजम बराह रास्त बनने से पहले थे वो थे कि वो साइकिल पे जाया करेंगे, उनको वो सारे पसंद थे दुनिया में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। फिर वो हेलीकॉप्टर से उतरे ही नहीं और फिर अब जब
मेयार जांचा जाता है तो कहते हैं जी नवाज शरीफ के साथ ये हो गया, वो बेनजीर भुट्टो के साथ ये हो गया, जरदारी के साथ ये हो गया। भाई आप तो इन सबसे डिफरेंट वादे करके आए थे, दावे करके आए थे कि जी मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन आप जब वजीर आजम बराह रास्त बने, क्योंकि उससे पहले 5 साल आप बिलवास्ता तौर पे हुकूमत कर रहे थे वहां पे केपी में, और उस वक्त भी आपका हेलीकॉप्टर साथ साथ था। तो जब आप वजीर आजम बने, लोगों को बड़ी ये ख्वाहिश थी कि शायद आप, जाहिर है एक नौजवानों की उमंगें उनके साथ थी, और जो कुछ उन्होंने किया खिलवाड़ हुआ। अब वो जो अमेरिकन चूरन बेच के मकबूल तो हुए, लेकिन वो पाकिस्तान की रियासत पे चढ़ दौड़े 9 मई को। अब उसके बाद ये जो ढूंढ रहे हैं ना लोग आइन, जमहूरियत, कानून, और जिन लोगों ने उनके लिए घंटों इंतजार किया और दर्जनों जमानतें दी, वो सारे अब इस चक्कर में आ गए 9 मई के बाद कि अब स्टेट कोई रास्ता नहीं दे रही, और ये वो रास्ता है जो उन्हें अटक पहले ले गया, और फिर जब अटक से रिहाई का परवाना पहुंचाया तो उन्हें पहले ही 15 दिन का उसमें जुडिशियल रिमांड हो चुका था, और अब 14 दिन का फिर हो गया है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी उनका ये सफर खत्म हो रहा है, बल्कि ये एक नए सफर का आगाज है वहां पे। हम सब यहाँ पे एक चीज मैं आपसे चाहूंगा कि आप जरूर क्लियर कीजिएगा, जुडिशियल रिमांड जो उनका पहले हुआ साइफर केस के हवाले से, उस पर बड़ी बहस हो रही है, तनकीद हो रही है कि उनको नहीं मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने पेश नहीं किया गया, मुलजिम को इस हवाले से बताया ही नहीं गया कि उसकी इस केस में गिरफ्तारी डाली जा रही है। क्योंकि कल जो वकला के बयानात मैं सुन रहा था वो ये कह रहे थे कि जब उन्होंने पीटीआई चेयरमैन से पूछा, जब उनकी अटक जेल में मुलाकात हुई कि आपको क्या मालूम है कि साइफर केस में आपकी गिरफ्तारी डल गई है, तो उन्होंने पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, ना ही मुझे किसी के सामने पेश किया गया है। तो इतला तो हम ये सुनते हैं कि उन्हें डेली बेसिस पर बहुत से अखबार दिए जा रहे हैं, इंग्लिश जबान में भी, उर्दू जबान में भी, तो उन अखबारों में तो वो खबर शाया होती है। क्या वो अखबार नहीं पढ़ रहे या अखबार भी एडिट करके अंदर पहुंच रहे हैं? देखिए बात यह है कि वो कोई चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है जिनसे कोई खबर छुपाई जाएगी और उसके लिए एडिट करके या नई कापियां जैसे जनरल अयूब को पेश कर दी जाती थी कि जनाब ये फील्ड मार्शल साहब आपके लिए छपा है और पूरी तरफ वाह है और बड़ी बेहतरीन आपकी हुकूमत जा रही है। खान साहब की बात मान लेनी चाहिए क्योंकि वो तो सच्चे में है, वो हमेशा सच बोलते हैं, उन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं है कि उनको नहीं बताया गया। लेकिन बेगम बुशरा जाती रही हैं और एफआईए की टीम उनसे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती रही है। अब अगर वो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी वो किस चीज की हो रही थी, वो अगर सवाल उठाते हैं तो ठीक है, जाहिर है कोर्ट के अंदर उनके वकला इस पे बात करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए रखता हूं कि मेरी बड़ी क्लैरिटी थी कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहे, सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे लेके और आइन और कानून के ऊपर जो है ना, ओ जी पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा होता। आपको हकाइक देखने होते हैं कि जमीनी हकाइक क्या है। जमीनी हकाइक ये है कि खान साहब अब मुश्किल में हैं और उनको जेल में रखने का प्लान रख लिया गया है क्योंकि जितना दिन वो बाहर रह सकते थे वो रह लिए। अब इनकी जो कानूनी टीम है, ये इनकी लियाकत का इम्तिहान है, ये हाईकोर्ट से फैसला करा लें। देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए जो कुछ कर सकती थी वो कर दिया कि जो लोअर जुडिशरी का फैसला था उसको बगैर अपील के आए उन्होंने डिसाइड कर दिया ये लिख के कि इस फैसले में सुकम है और हाई कोर्ट फौरन फैसला करे। ठीक है, यही वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती थी ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अब कर सकती है कि आज फिर वो एकदम जो पंजाब की रिव्यू लगी हुई इलेक्शन कमीशन की उसके अंदर बुला ले सके खान साहब को मेरे सामने पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट तो कह सकती है। अब वो कह सकती है, वो अमल अब होगा नहीं होगा 9 मई के बाद एक दफा पेश करने के बाद बहुत सारे मामला खान साहब और उनके जो तरफदार थे उनके हाथों से निकल चुके हैं और उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है। आपको पता है हाई कोर्ट में भी जजेस ताने देते हैं कि जी हम एक केस में छोड़ते हैं दूसरे में पकड़ लेते हैं, और जब रियासत पकड़ती है तो फिर कोई भी चीज उस में अमर माने नहीं होता। बड़ी सीधी और खुली सी बात है कि इनकी जंग फौज से है, इन्होंने फौज पे हमला किया, फौज ये समझती है और इन्होंने खुद कहा जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें छोड़ दिया, इन्होंने कहा कि अगर वो मुझे फौजी पकड़ेंगे या कमांडर पकड़ेंगे तो क्या कंटोनमेंट नहीं हम कंटोनमेंट्स में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। लिहाजा कोई चीज छुपी हुई नहीं है। अब वो केस अपनी जगह मौजूद है, उसके अंदर अरेस्ट वक्त आने पे सामने आ जाएगी कि कब कैसे होनी है। इनका काम है जज साहब के पास जब 2 सितंबर को यहाँ केस लगा हुआ है, हाई कोर्ट में भी शायद आज इस्लामाबाद में सुना जाएगा इनका कि वहां उनको रख के ट्रायल न किया जाए। ट्रायल जेल में हमेशा से होते आए हैं और आइंदा भी होते रहेंगे, यहाँ पे कोई चीज बदलने वाली नहीं है क्योंकि हम दायरे के सफर में, मैंने जो बात स्टार्ट से की, तो मकाफात अमल का चक्कर है जो आपको सबको हमें देखना है। इसमें मुल्क खराब हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर हमारी फौज क्लियर कर रही है कि हमने
सियासत में ना घसीटें, अपनी सियासत के लिए हमें ना लाएं। फिर जब वो बार बार आपसे ये भी कहते हैं कि जनाब हम पीछे हट रहे हैं, बाकी लोग हटे हैं, और अदलिया नहीं हटी। अदलिया सहूलतकार थी 17-18 में, साकिब निसार साहब खुल खिला के हर चीज काम करते रहे। बाद में जो कुछ हुआ, आज अदलिया के जाते हुए चीफ जस्टिस साहब को कम से कम आखिर में ही कुछ ना कुछ बात कर लेनी चाहिए कि मामलात को कहां, क्योंकि अगर कोई बड़ा बनेगा तो फिर मामलात भी इस मुल्क के बनेंगे। मेरे ख्याल में काजी फायद ईसा जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो 17 रुकनी कोर्ट मुकम्मल करके इन मामलात को एक बेहतर रास्ते की तरफ लेके जाएंगे कि जो जो क्वेश्चन है उनको हल किया जाए। बिल्कुल, अदलिया की भी जिम्मेदारी बनती है इसमें। हम सब दुनिया भर में हमने देखा सियासतदानों को जेल होती है। पाकिस्तान की अगर मिसाल दें तो इसमें गलत या सही की बात तो अभी नहीं हम कर रहे कि किसको गलत जेल हुई, किसको सही जेल हुई, क्योंकि पीटीआई चेयरमैन के दौर में हमने देखा जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को पाबंद सलासल किया गया, महीनों के लिए नहीं बल्कि सालों के लिए। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या उनके चेयरमैन का मौक़िफ़ तो ये है कि वो डटकर खड़े हैं, वो बाहर नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि बुशरा बीबी की जानिब से कतर राब्ते किए जा रहे हैं कुछ रिलीफ दिलवाने के लिए। इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है कि उनका कतर राब्ता है या किसी से है। देखिए, उनकी फैमिली है, ये उनका राइट है कि वो समझते हैं अगर उनके साथ ज्यादती हो रही है तो जहां मर्जी राब्ता करें। जब ये पार्टी अपने लीडर की अरेस्ट पे, स्टेट पे हमला करते हुए नहीं घबराती, और वो घबराई इसलिए नहीं कि पहले से प्लान था, तयशुदा हिकमत अमली थी, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब मुझे बताएं, इतने ही बिखरे हुए लोग थे तो कहां गए सारे के सारे? खान को जब अब दोबारा पकड़ा है, ना जमान पार्क में कोई आया, ना कोई अटक जेल के बाहर आके रोजाना अरेस्ट देते हैं, ना पिंडी में देते हैं, कहां गए? वो था एक कि भाई हम आप सबको बचा लेंगे। अब जब बचाने वाले नहीं है, खवातीन की जिनकी कोर कमांडर हाउस पे हमले में अरेस्ट हुई है लाहौर में, आपको और हमें पता क्या उनकी जमानतें हुई हैं, इनकी टीम कितनी फाल है, ये सारे के सारे खान के पीछे खड़े होकर फोटो बनवाने वाले थे, फैन क्लब है। इन्होंने बतौर जमात अपनी पार्टी को खड़ा ही नहीं किया। खान साहब हैं तो पार्टी है। नवाज शरीफ को नहीं सजा हुई, उन्होंने शायद इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि परवेज खट्टर की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं वो बड़ी हैरानकुन है। जिस तरह से वो इल्जामात लगा रहे हैं पीटीआई चेयरमैन पर कि 9 मई की तो पूरी तैयारी पहले ही की गई थी, एक मुकम्मल जो एक तंजीम साजी उसके लिए अलहदा से की गई थी, तमाम प्लानिंग वहां पर मौजूद थी। तो परवेज खट्टर की गवाही आप समझते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होगी 9 मई के हवाले से? मैंने शायद जवाब में ना मुराद सईद और गंडापुर साहब का तो बयान नहीं देखा। अगर आपकी नजर से गुजरा हो तो ठीक है, क्योंकि वो हर चीज पे ट्वीट तो करते हैं ना मुराद सईद साहब। तो उन्होंने परवेज खट्टर के इल्जामात पे कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उनकी 9 मई वाले दिन ऑडियो चल रही थी कि जनाब बस कुछ ना छोड़ो और निकल आओ घरों से। तो वो चीजें मिक्स तो नजर आती हैं कि कुछ मामले थे ऐसे। और मैं और आप जब हम बात करते हैं कि ऐसे कैसे हो गया कि मियांवाली में वो पीएफ बेस गिराने पहुंच गए, वो आईएसआई हेडक्वार्टर फैसलाबाद पहुंच गए, वो जीएचक्यू पे आ गए, वो हर जगह पे घुसे जहां फौज मौजूद थी। और ये लोग ऐसे नहीं था, मतलब ये शहरों में खड़े होते ना, मुजाहरे करते जैसे सारी जिंदगी दुनिया भर में होते हैं। पाकिस्तान में भी जमातों ने किए हैं, नवाज शरीफ को नायल किया उन्होंने अदलिया के खिलाफ, वो 5 आदमी कह के मुजाहरे किए थे यहीं पे, और फिर जब उनको सजा हुई वो बेटी समेत आके वो अंदर जेल में भी चले गए। ये स्टेट पे हमलावर कोई नहीं हुआ, इंडिविजुअल्स पे बात होती रही। वो इमरान खान पहले भी कर रहे थे, वो बाद में भी करते रहे। अब मुकाबला है कि आपने स्टेट के साथ कब तक लड़ना है, आपकी पार्टी कब तक लड़ेगी। आपकी पार्टी को बहुत हद तक कट टू साइज कर दिया गया है। क्या आप इलेक्शन में किसी एक शख्स पे ट्रस्ट करेंगे? जब भी इलेक्शन होते हैं कि जी ये मेरी पार्टी की कमान संभालेगा, मुझसे पूछ के, मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब को किसी एक शख्स पे भी ट्रस्ट है कि वो काम कर सकता है जो खान साहब चाहते हैं, या वो कहीं दूसरी तरफ ना मिल जाए। उनके बड़े बड़े स्टालवर्ड्स जो लोगों को बिल्कुल नारे मारते थे मौला जट की तरह, सारे के सारे पार्टी छोड़ के भाग लिए। मुझे बताएं कौन सा रह गया? ठीक है, हम सब जिस तरह से अब इंतखाबात के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, 90 दिन में इंतखाबात के मामले पर बड़ी बहस हो रही है और खबरें कुछ ये भी सरगर्म है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान भी इस मामले पर राब्ता हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में इन दोनों पार्टियों का जो मौक़िफ़ है वो एक ही है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई इन फ्यूचर आपको लग रहा है कि इत्तेहादी हो सकते हैं, क्योंकि शायद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कुछ तनाज़ात का आगाज़ हो चुका है? पीपल्स पार्टी और नून में तनाज़ात का आगाज हो ना हो, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिशात पे अमल नहीं हुआ। वो सिंध में निगरान हुकूमत में हिस्सा चाहते थे, वो वफाक में निगरान हुकूमत में हिस्सा चाहते थे। नंबर 1 वो नहीं मिला। नंबर 2 ये हुआ कि उनके लोगों को प्रेशर इसलिए आया कि इन्होंने फौरी तौर पे 90 दिन का मुतालबा कर दिया।
तो मैसेज यही है कि हुजूर जब फैसला किया था कि मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन होने हैं तो फिर खड़े भी रहो ना उस पे। तो आपके 90 दिन के ऊपर वो प्रेशर में नहीं आ रहे, बल्कि आपके लोगों को प्रेशर में लाया जा रहा है। ये दोनों तरफ से एक लड़ाई है, कोई एहतसाब नहीं हो रहा, ना होना है इस सेंस में कि पीपल्स पार्टी को अपनी जगह पे लाया जाएगा कि जनाब आप सिंध के अंदर लड़िए इलेक्शन। बलूचिस्तान में आपको रास्ता देने की कोशिश की गई थी तो वही लोग सारे छोड़ गए, क्योंकि वो मुझे एक बड़े ओहदे पे, आईनी ओहदे पे बलूचिस्तान से मौजूद है, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा ये हमारे चाक के पहाड़ों की कानों में इन्होंने मैनेजर भेज दिए थे कि सारी हमारे हवाले कर दो। तो वो अपना सिस्टम जो सिंध में चला रहे थे वो बलूचिस्तान से भी उठाने आ गए थे कि पार्टी से पहले माल उठाओ, तो उसके बाद उनको भगाओ का मुहिम शुरू हुई और वो जो बजिंजो साहब चीफ मिनिस्टर हैं उन समेत सारे लोग वापस हो गए कि हम पीपल्स पार्टी में नहीं जा रहे। ये गुस्से हैं, जैसे ये इस्तेकाम पार्टी बनी पंजाब में तो उनका ख्याल ये था कि ये सारी की सारी पीपल्स पार्टी के हवाले किए जाएंगे और हम बड़े बन जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल ही पीपल्स पार्टी का कोई हाल नहीं था, ना संभालने के लिए तैयार हुए। तो वो फिर अंदरूनी सिंध और शहरी सिंध में कुछ हिस्से पे ही इलेक्शन लड़ने पे मेरा ख्याल है। जिस तरह से हम देख रहे हैं एतजाज एहसन की अगर मैं बात करूं या लतीफ खोसा साहब की बात करूं, तो चेयरमैन पीटीआई की हिमायत में ये दोनों ही काफी सरगर्म हमें दिखाई दे रहे हैं। ताल्लुक इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, तो इतलात यही है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान अब ये राब्ताकारी का काम भी कर रहे हैं। हत्ता कि अगर हम पीपल्स पार्टी को देखते हैं तो ये वही जमात है जो सबसे ज्यादा एक्टिव हमें दिखाई दे रही थी तहरीक अदम एतमाद में। तो ये किस किस्म का किरदार है, ये किस किस्म की पॉलिटिक्स है? देखिए 16 महीने में उन्होंने फ्रूट्स भी तो हासिल किए ना फिर उसके तहरीक अदम एतमाद में। उनके पास विफाक में जो बिल्कुल कुछ नहीं था, सोते खुश्क पड़े हुए थे, वहां दूध शहद की नहरें बही है ना, उन सब ने वजारतों के मजे लूटे हैं। अब वो चाह रहे थे कि वो सिस्टम निगरान हुकूमत में भी उनके साथ रहे, मरकज में भी, सिंध में भी वो नहीं रहा। ये मसाइल पे वसाइल के कब्जे की लड़ाई है कि हमें कितना हिस्सा मिल सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई जमहूरियत नहीं उनके दिल में आ रही कि जी 90 दिन फिर पंजाब और केपी में क्यों नहीं पीपल्स पार्टी खड़ी हुई थी कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ। आइन तो उस वक्त भी यही कहता था जो आज कह रहा है। उस वक्त मर्दमशुमारी नहीं हुई थी, जो फर्क पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने वोट दे के डाला। ये कह देते हम वोट नहीं दे रहे, हम मुश्तरका मफादात की कौंसिल को नहीं मानते, यहाँ पे 2 चीफ मिनिस्टर हैं, इतराज तो उठाते, फिर मुश्तरका इजलास में पार्लियामेंट के ले जाना पड़ता, फिर बात होती कि जी वाकई ये इलेक्शन चाह रहे थे। अब सिर्फ अपने लिए वसाइल का इजाफा और रास्ता बनाना है, इसके अलावा कोई जमहूरियत या किसी चीज का 90 दिन का ठीक है। अच्छा, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ 2 जमातें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि नई मर्दमशुमारी, नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन हो, उसमें एमक्यूएम है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्टेक ज्यादा है। इसलिए उनके हवाले से मैं जानना चाहूंगा कि वो आखिर क्यों नहीं चाहते कि जो इंतखाबात हैं वो 90 रोज के अंदर हों, वो डिले क्यों चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि वापस जब नवाज शरीफ साहब आएँ तो कोई ऐसी हिकमत अमली लेकर आएँ, निगरान सेटअप की कोई मदद कर सकें, आवाम को थोड़ा रिलीफ दें, और फिर नारे लगाने के लिए भी तो कुछ हो, जलसे में बेचने के लिए तो कुछ हो उनके पास। देखें, आपने कहा कि सिर्फ एमक्यूएम और शायद नून का नाम लिया ना। जी आप भूल गए जेयूआई को भी और बीएपी को भी। इन्होंने भी इलेक्शन कमीशन में जाके कहा है कि हल्का बंदियां मुकम्मल कर लें, उसके बाद इलेक्शन कराएं। अब कुछ साथ होंगे, कुछ नहीं होंगे। नून लीग की तो ऑब्वियस वजह, पहली बात तो यह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो अब आज के बाद 16 दिन के बाद रिटायर हो रहे हैं, उनका सीट पे विराजमान होना है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ पहले नहीं आए। और 90 दिन का बहुत महीने पहले फैसला इसीलिए कर लिया गया था कि इलेक्शन का बहुत छोटा सा हिस्सा अगर शुरू होना है, कागजात नामजदगी जमा होने का, जांच पड़ताल भी ना शुरू हो, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के होते हुए शुरू हो, कि नाअहलियों का सिलसिला फिर से न शुरू हो जाए, कोई सुओ मोटो न शुरू हो जाए। पहला मरहला वो था। फिर जब ये हालात काबू से बाहर हुए, महंगाई बढ़ी, कि मामला बहुत खराब है और नवाज शरीफ को आके इलेक्शन लड़ना है, तो वो क्या लोगों को बताएंगे? और जो IMF के साथ वो जो बताते गए कि रियासत बचाते हुए हम सियासत अपनी खराब कर गए, उन चीजों ने मजबूर किया कि ये 4 महीने का सहारा लिया जाए कि इस दौरान IMF की दूसरी किस्त भी मिले, मामलात को बेहतर बनाया जाए। नवाज शरीफ कुछ गैर मुमालिक के दौरे करते हुए पाकिस्तान पहुंचे और मामलात का लोगों को इल्म में लाया जाए कि ये नवाज शरीफ की वजह से आइंदा दोबारा जो उन्होंने किया था कि 13 से 18 के दरमियान लोगों को एतमाद दिया था, दहशतगर्दी खत्म की थी, एनर्जी क्राइसिस खत्म किया था, मुमालिक के साथ दोस्तियां बढ़ाई थी, वो दोबारा आएगा और वो इलेक्शन की कैंपेन को रन कर सके। इसलिए डिले हो रहा है। ये फौरन आके जाहिर है इन हालात में आए और 4 महीने इलेक्शन ना हो तो नवाज शरीफ भी तो लोगों में ही गुम हो जाएंगे ना। जब वो कैंपेन नहीं कर सकेंगे इन हालात में, जब वो निकलेंगे नहीं क्योंकि इलेक्शन नहीं है, तो जलसों की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो वो उसी हिसाब से आएंगे जब इलेक्शन का एक रुख मुतय्यन होगा कि ये फरवरी की 25 को है या 3 मार्च को है, कब है।
लेकिन जिस तरह से आमिर साहब आप जिक्र करें कि 2013 से 18 हमने देखा बहुत बेहतर हुकूमत उस वक्त हो रही थी, मामलात बहुत बेहतर चल रहे थे, महंगाई कंट्रोल में थी, जिस तरह से आप ही कह रहे हैं दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, लोड शेडिंग हमने देखा कि किस कदर कम कर दी गई थी। तो आपको लगता है कि जब वो वापस आएंगे तो कब तक इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा वो भी बनकर रह सकेंगे, कब तक उन्हें भी हुकूमत एक बार फिर से करने दी जा सकेगी? आप ही के कमेंट को मैं कोट करना चाहूंगा कि हसीना वाजिद हैं, 15 साल से बांग्लादेश की बागडोर संभाल रही हैं, 9 साल से मोदी साहब संभाल रहे हैं, इसलिए इन दोनों ममालिक को हम आगे जाता देख रहे हैं। जब तक इतना टेन्योर हम नहीं देंगे सियासतदानों को, तो तनकीद बिल आखिर सियासतदानों पर की जाती है, उन लोगों पर नहीं की जाती, उन मुक्तदर हलकों पर नहीं की जाती जो इस सिस्टम को नहीं चलने दे रहे। 4 साल नहीं दिए जाते। इस हवाले से जब हम कल नज़ीर लगारी साहब से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन दिखाई दे रहा है पाकिस्तानी हिस्ट्री में कि कोई वजीर आजम अपना टेन्योर पूरा कर सके। देखें, यही वो दायरे का सफर है जिसमें पाकिस्तान एक गिरदाब में फंस गया है और हम नहीं निकल पा रहे। एस्टेब्लिशमेंट ने 2 साल 1.5 साल पहले ये सोचा, कुछ इंप्लीमेंट कराया, फिर वो पार्टी हमलावर हो गई अपने घर पे, अपनी रियासत पे कि आप हमसे क्यों मुंह मोड़ रहे हैं। खान साहब ने जिस दिन उनको पता था कि सुबह मुझे सजा हो रही है, उस दिन पहली दफा पीडीएम को पुकारा, साथ एस्टेब्लिशमेंट को पुकारा कि मिल के बैठ जाएं। लेकिन देखें, इस मुल्क के मसाइल मिल के बैठने से हल होंगे। आप और सब जितनी जमातें हैं, हुकूमतें हैं, अपोजिशन है, रियासत के इदारे, फौज हो, वो अदलिया हो, सबको बैठ के कुछ बुनियादी फैसले पब्लिकली लेने होंगे। ये बंद कमरों के फैसले नहीं है कि अब जब इलेक्शन होंगे जो हुकूमत आएगी वो 5 साल करेगी। लेकिन उसके साथ ये 4-5 बड़े फैसले हैं जो आज हम सब बैठ के ले रहे हैं कि पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए, यहां से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम किस तरीके से कौन कौन से इकदाम करेंगे कि उन्हें किसी सूरत में छेड़ा नहीं जाएगा। जैसे रिकॉर्ड एक को आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाया जी, और पाकिस्तान को अरबों डॉलर के जुर्माने हुए और फिर सुप्रीम कोर्ट की गारंटी ली गई सदारती रेफरेंस के जरिए भिजवा के उनको क्वेश्चन कि मेहरबानी करें, या आप लोगों के एडवेंचर्स ने हमें मरवाया है, उस तरह। और फिर वो दोबारा रिकॉर्ड एक वापस आया और जुर्माना माफ हुआ हमारा, वरना हम तो मारे गए थे। क्योंकि यही जल्दियां हमें तबाह करती हैं कि एक शख्स काम करता है। नवाज शरीफ के बारे में भी यही था ना 17-18 पे, ओहो इसको टाइम दे दिया तो ये तो अगले 5 साल भी ले जाएगा और ये तो सब पे काबू पा लेगा। इस ख्वाहिश ने पाकिस्तान को खराब किया है। और ये हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, कोई हो, हुक्मरान हो और वो पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करता हुआ दिखाई दे। जब ये सोच होगी कि उसको एक पैरामीटर में बांधा जाएगा कि ये जमहूरियत है या जो भी सिस्टम आप ला रहे हैं उससे आम आदमी की फलाह का रास्ता निकले, क्योंकि अब तक तो कुछ नहीं निकला। हम एक मुशर्रफ ने 3 साल टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट चलाई, उसके बाद वो सियासतदानों के पास जाने पे मजबूर हुए। ठीक है, क्योंकि आमिर साहब हम तो ये देख रहे हैं कि जो आम आदमी का मसला है वो तो महंगाई का है। निगरान हुकूमत भी अब हम देख रहे हैं और ऐसे ही उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, वो किसी किस्म का रिलीफ देने की पोजीशन में हमें नजर नहीं आ रहे। आए रोज इजलास बुलाए जा रहे हैं जब लोग सड़कों पर आए हैं अपने बिजली के बिल्स लेकर, लेकिन उनके पास भी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। और अभी हम देख रहे हैं कि मजीद महंगाई की खबरें आ रही हैं। देखें, महंगाई इसलिए आनी है कि आपके पास जवाब कोई नहीं है ना उसका। आपने जो मुआहिदा किया है कि बिजली का जो रेट होगा वो आप लोगों से लेंगे, सब्सिडी के लिए आपके पास पैसे नहीं है, गैस जितने रेट पे आप लाएंगे उतने पे बेचेंगे। अच्छा, क्या ये गलत बात है? असल इशू ये है कि जो मराहत याफ्ता तबका है, आप टैक्स उन पे नहीं लगाते, उनकी मराहत वापस नहीं लेते। सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है, बिजली के बिलों का ले लें। वहां पे आज पहले नहीं होता था। सबसे पहला सवाल आएगा कि जज साहिबान आपकी इतनी तनख्वाह है, आप अपने फ्री यूनिट क्यों नहीं छोड़ते? प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए लोग क्यों नहीं छोड़ते? प्रेसिडेंसी में छोड़े हुए, आपने प्रेसिडेंसी का जिक्र भी किया। गो के ये पाकिस्तान की हुकूमत का फैसला था। किस तरह से मराद छोड़ेंगे? सदर तो हम देख रहे हैं कि 2 दफा मजीद इजाफा मांग रहे हैं अपनी सैलरी में। मैं यही नहीं, वो कानून में मौजूद है और ये दी गई थी कि जो चीफ जस्टिस की सबसे ज्यादा तनख्वाह है उससे 1 रुपया सदर पाकिस्तान को फालतू दी जाएगी। हाँ, जब ये वो बात है कि जब आप सबके लिए कहते हैं कि हमें तो पाकिस्तान के अवाम के लिए फिक्र है। जब ये कश्तियों में सदर पाकिस्तान जब MNA थे वहां कराची में घुस जाया करते थे कि जनाब मुझे बड़ा दर्द है। अब ये लगता है, जाहिर है जाना तो है उन्होंने, वैसे तो 9 सितंबर को तो उन्होंने रिटायर होना है, लेकिन आईनी तौर पर जब तक नया सदर ना आए वो रह सकते हैं, वो रिजाइन भी कर सकते हैं। तो वो लगता है कि समेटने का सफर है कि अच्छा भाई ये इतने पैसे तो मेरे भी बनते हैं, मुझे भी दे दो। मांगे उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन बात वही है कि मराद कोई नहीं छोड़ना चाहता। आइन और कानून के मुताबिक अवाम का भी हक है कि अवाम को भी फैसिलिटेट किया जाए, अवाम को भी सस्ती चीजें दी जाएं, बिजली सस्ती दी जाए। ये देखिए, सस्ती तो मेरा सवाल ये है कि सस्ती उन लोगों को मिलनी चाहिए जो मजबूर हैं, जिनके पास
बहुत मेहनत करने के बावजूद इस बिजली के बिल के देने के पैसे नहीं है। इन मराहत याफ्ता तबकों से लेके पैसे उनके पास जाने चाहिए। सिर्फ ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका ये कहना बिजली के बिल्स हैं वो इंतहाई ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मईशत के हवाले से बात करेंगे, महंगाई की मारी अवाम अशिया खुर्दनोश की कीमतों और बिजली के जो बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वो नहीं संभाल पा रहे कि चीनी भी हम देख रहे हैं मुसलसल कीमत बढ़ने के बायस मुंह में कड़वाहट घोलती दिखाई दे रही है। अदालती हुक्म इम्तना की आड़ में लाखों टन चीनी इस वक्त अफगानिस्तान स्मगल कर दी गई है और ये चीनी और गंदम के साथ हम देखते हैं कोई पहली दफ़ा नहीं है। हम हर साल इस इशू को डिस्कस करते हैं लेकिन इस स्मगलिंग के तरीक़ाकार को नहीं रोक पा रहे। चीनी माफिया हर साल कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाल ही लेता है। दूसरी तरफ महंगी बिजली है और बिलों के खिलाफ कई शहरों में अभी भी मुजाहरे जारी हैं। बिजली के जो इजाफी बिल हैं उस पर ताजरों की जानिब से भी हड़ताल के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। इस हवाले से बहुत से इजलास भी किए जा रहे हैं लेकिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया कि अवाम को रिलीफ किस तरह से दिया जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हम देख रहे हैं कि चारों सूबों में इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं। अब ताजरों के अलावा जो सियासी जमातें हैं वो भी इन मुजाहरों में शामिल हो रही हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने बिजली के मसले पर इजलास तो किए लेकिन अवाम को रिलीफ देने का कोई भी अवामी फैसला वो करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। बिजली बिलों पर अवाम को रिलीफ देने के मामले पर मुशावरत जारी है और बिजली के मामले पर IMF से दरख्वास्त तो की गई है लेकिन इस पर IMF ने हुकूमत से तहरीरी प्लान भी तलब कर लिया है जिसमें कहा गया है कि यह बताया जाए कि अगर रिलीफ दिया जाता है फिर टैक्स वसूली में कितनी कमी होगी और उसे कहां से पूरा किया जाएगा। वापडा और जो तकसीमकार कंपनीज के मुलाजमीन हैं उनके मुफ्त बिजली यूनिट्स खत्म करने पर भी अभी तक फैसला नहीं हो सका और साथ ही साथ जिन लोगों की जानिब से 400 यूनिट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके बिजली के बिल एक साथ में लेने के तरीकाकार पर भी इत्तफाक कर लिया गया है। डॉलर की हम बात कर रहे हैं तो डॉलर बेकाबू हो चुका है। तारीख में पहली बार डॉलर का जो इंटर बैंक रेट है वो इस वक्त 304 रुपये है और अगर ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में रेट इस वक्त 319 रुपये से भी तजावुज़ कर चुका है। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे, इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चीनी माम जिक्र कर रहे हैं कि हर साल ही हम देखते हैं नाजायज़ मुनाफा कमाने का कोई ना कोई तरीका वो निकाल ही लेते हैं। सबसे बड़ा जो इशू है कि जहां पर जो पैदावार होती है हम उसको स्मगल कर देते हैं अफगानिस्तान में और फिर बाद में अपने मुल्क की जरूरत को पूरी करने के लिए हमें उसी चीनी को इंपोर्ट करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए पाकिस्तान में एक माफिया है। आप पहले तो समझ लें कि जो चीनी के मालिकान हैं मिलों के उसमें पाकिस्तान के मुमताज तरीन सियासतदान शामिल हैं। ऐसे भी शामिल हैं जो सदर और वज़ीर आज़म रह चुके हैं इस मुल्क के। वो बहुत ताकतवर यानी एक शुगर माफिया है, एक प्रॉपर्टी माफिया है, एक स्टॉक एक्सचेंज माफियाज है। कोई भी हुकूमत हो उनकी नाराजगी मोल नहीं दे सकती। मुल्क के कानून तोड़ सकते हैं लेकिन इन लोगों को कोई नाराज नहीं कर सकता। मैंने पास सबूत मौजूद है, रिकॉर्ड पर मौजूद है, प्रेस में आ चुका है माजी में कि वजीर आजम और कैबिनेट ने मिलके जो है वो ये कहा कि आप इंपोर्ट्स को डिले कर दें। हालांकि हमारे पास जो है वो चीनी नहीं थी और उसके बाद इनको मौका दिया गया मिल मालकान को जिसमें वो खुद भी शामिल थे कि वो ज़ख़ीरअंदोज़ी करके फिर कीमतें बढ़ाएं तो बाहर निकाले और जब उन्होंने खूब मुनाफा कमा लिया तो इंतहाई ताख़ीर से इंपोर्ट की गई। ये पाकिस्तान में होता रहा है लेकिन कोई किसी का एहतसाब इसलिए नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में एहतसाब का निज़ाम मौजूद नहीं है। माफियाज हुकूमतें चला रहे हैं, माफियाज फैसले कर रहे हैं। इस वक्त भी निगरान माफियाज के जेर असर फैसले कर रहे हैं, वो न ज़ख़ीरअंदोज़ों को तोड़ रहे हैं। मैं एक जुमला आपको बता दूं, निगरान वज़ीर खजाना ने क्या कहा है अभी शमशाद अख्तर ने मीटिंग में, वो कहते हैं जी फूड डिपार्टमेंट से कि आप स्मगलिंग रोकें। आप मुझसे पूछे खुदा के गजब से डरे, स्मगलिंग फूड डिपार्टमेंट नहीं रोका करता, वो दूसरे यानी करना कुछ नहीं है सिर्फ इसलिए कि उनको पता है माफिया से नहीं टकराएंगे तो वो बयान दे रहे हैं। करना कराना इनका कोई इरादा नहीं है कि ये माफियाज को कंट्रोल करें, ज़ख़ीरअंदोज़ी को रोकें, वक्त पर सपोर्ट करें। ये खेल चल रहा है, पाकिस्तान में चलता रहेगा। ठीक है ऐसा अभी जो सबसे बड़ा हम मसला देख रहे हैं वो है बिजली के बिलों का। अगर हम रिलीफ की बात करें तो वो तो अभी हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि निगरान हुकूमत आवाम को कोई अच्छा रिलीफ देने में कामयाब होगी या इस पोजीशन में हमें दिखाई नहीं दे रही। IMF से अब इस हवाले से बात की जा रही है कि जो मुआहदा है उसकी शराइत में अगर तब्दीली की जाए तो फिर IMF की तरफ से तो यही पूछा गया है कि जो फिर टैक्स कलेक्शन है वो उसकी रिकवरी कहाँ से करेंगे लोग। देखिए ये कौम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ और अगर निगरान हुकूमत वालों को किसी को इख्तिलाफ है तो वो आपके प्रोग्राम में मेरे साथ आ जाए। उन्होंने दानिस्ता IMF को गलत मंसूबा पेश किया ताकि वो मंजूर ना हो। वो नहीं चाहते हैं कि ये बुरहान हल हो, ये उनका, मैं उसका सबूत आपको दे दूं। देखिए बात क्या है, IMF ने की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने ये कहा था कि भाई आप मालदार लोगों से टैक्स लें
और आवाम को रिलीफ दे, ये रिकॉर्ड पर है जी। ठीक है, पिछली हुकूमत ने क्या किया आपको भी पता है कि जीएसटी बढ़ा दिया, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दिया, बिजली गैस पेट्रोल के नर्ख बढ़ाने के मामला तय कर लिए। अब सवाल ये कि जब निगरान हुकूमत आई थी, इनके पास काम करने का क्या था, मैं आपको बता दूं। देखिए, आप 14 जून 2019 के अखबारात निकाल के देख लीजिए, इश्तहारात। हुआ ये था कि एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाई गई थी, उसमें ये कानून बना दिया गया था, कानून कि अगर किसी आदमी ने जिसके पास चोरी के असासे हैं, ये कानून मौजूद है, आज भी मौजूद है, अगर उन असासों की तफसील भी हुकूमत के पास मौजूद है, हुकूमत के कंट्रोल में है, और 14 जून 19 को वो कानून शाये हो गया था, अखबारात में ऐड आ गए थे कि हम ये करेंगे कि उनको जेल भेजेंगे, उनके असासे जब्त कर लेंगे, उनकी जायदादें की कुर्की कर देंगे। हमने उनको ये कहा था कि भाई ना किसी को जेल भेजें, ना किसी की कुर्की करें, आप ये करें कि अगर एक आदमी के चोरी के असासे हैं, यानी उसने उस पर टैक्स नहीं दिया, रिश्वत का है, आपने तो सिर्फ करना है कि उसके बैंक अकाउंट में वो मुंजमद करके उससे 2 हफ्ते का टाइम दें कि भाई ये आपका चोरी का पैसा है, आपने टैक्स में भी डिक्लेयर नहीं किया, एमनेस्टी से भी फायदा नहीं उठाया, इस पर इतना टैक्स बनता है, हम 2 हफ्ते में आपको दे दें वरना हम ले लेंगे। यानी कानून तोड़ने के लिए तैयार है निगरान हुकूमत, लेकिन IMF को ये कहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि बिजली की प्राइसेस किस तरह से कंट्रोल होंगी, पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस किस तरह से कंट्रोल होंगी, जब हम सिर्फ डॉलर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? आलमी मार्केट में हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें नहीं बढ़ रही, तेल की कीमतें कम हुई हैं, पर जो इशू हम फेस कर रहे हैं वो इशू तो ये है कि डॉलर की प्राइस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, रुपए की वैल्यू कम हो रही है। उस पर आपको लगता है कि अगर काम करेंगे तो इन दोनों मसलों पर शायद ऑटोमेटिकली इस पर हम काबू पा लेंगे? नहीं, शायद क्यों कह रहे हैं, अगर आपने रुपए की कदर को कंट्रोल किया तो पेट्रोल के नरखों पे भी फर्क पड़ेगा, बिजली के नरखों पे भी पड़ेगा, तमाम इंपोर्टेड आइटम से पड़ेगा, अगर आप चीनी इंपोर्ट करते हैं वो भी करेगा। ये हुकूमत रुपए की कदर को कंट्रोल करने में दिलचस्पी नहीं रखती। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि निगरान हुकूमत के दौर में 3 काम हुए, एक रुपए की कदर तेजी से गिरी है जो पहले नहीं थी, दूसरा ये था इंटरबैंक और खुली जो ग्रे मार्केट है उसका फर्क इतना बड़ा है जो पहले नहीं था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रुपए की कदर मजीद गिराने का इरादा है, मजीद गिरेगी, लेकिन ये रोक कैसे सकते हैं? मैं एक जुमले में आपको बता देता हूं कि अगर रोकना चाहें और रुपए की मतलब, मैं तो आज एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर ये हुकूमत चाहे, निगरान अपने इख्तियारात के अंदर रहते हुए रुपए की कदर को हम बेहतर बना सकते हैं, IMF की कंसेंट से बिजली और पेट्रोल के नर्ख कम कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों काम करने के लिए वो आमादा नहीं है, लेकिन इनके इख्तियारात में है, लेकिन उससे ताकतवर तबके नाराज हो जाएंगे, ये उसको नाराज नहीं करना चाहते, कानून तोड़ देंगे। मैंने जैसे कहा आइन तोड़ देंगे। शमशाद अख्तर ने 2018 में, आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, आइन की शिक 77 तोड़ी थी और वो तोड़ के ताकतवर तबकों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए आर्टिकल 77 तोड़ा था। उन्हीं को रिवार्ड देने के लिए लाया जाता है ताकि ताकतवर तबकों के मफादात का तहफ्फुज़ करें। आज भी मुमकिन है रुपए की कदर बेहतर बनाना, आज भी मुमकिन है बगैर IMF की को नाराज किए, आज भी मुमकिन है IMF को नाराज किए पेट्रोल के नर्ख और बिजली के नर्ख कम करना, मगर ये चाहते नहीं है। मैंने मंसूबा आपको बता दिया। डॉक्टर साहब, लेकिन अब जब से ये आए हैं 16 रुपए का इजाफा हुआ है, डॉलर में हम देख रहे हैं, और जब हम मार्केट में लोगों से बात करते हैं, देखते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि जी 350 रुपए की आवाज है। इसका मतलब आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है कि इनकी दिलचस्पी नहीं है, और साथ ही साथ जब हम दूसरी तरफ ये सुनते हैं कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात भी नहीं होने हैं, जो केयर टेकर सेटअप है वो प्रोलॉन्ग होगा, इसका मतलब कि डॉलर की जो प्राइसेस हैं अभी बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। अभी तो कुछ दिन हुए हैं आए हुए और 16 रुपए का इजाफा हो चुका है। नहीं, मैंने अभी आपसे अर्ज किया, 3 जुमले कहे थे, रुपए की कदर मजीद गिरेगी। मैं तो खुद ही आपसे कह रहा हूँ पेट्रोल के नर्ख मजीद बढ़ेंगे, बिजली के नर्ख बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ इसलिए कि खुली मंडी में आज 330 रुपए का डॉलर हो गया है। इनको दिलचस्पी नहीं है। स्टेट बैंक कहता है जी हम तो कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई, स्मगलिंग आप क्यों नहीं रोक सकते? सट्टेबाजी आप क्यों नहीं रोक सकते? बैंकों को बुला के एक्सचेंज कंपनीज ने जो सट्टेबाजी की है, आप रिकॉर्ड पर इन्होंने कहा था हम एक्शन लेंगे, नहीं लिया। अब स्टेट बैंक ने हाथ खड़े कर दिए, सेनेट कमेटी कुछ नहीं कर रही, निगरान वजीर खजाना ने हाथ खड़े कर दिए, निगरान वजीर ने हाथ खड़े कर दिए। जब आप कुछ करना ही नहीं चाहते, सिर्फ अशराफिया को कुचलना चाहते हैं और क्यों कुचल रहे हैं? ताकतवर तबकों को दें। और जो नोम चॉम्स्की ने कहा था पाकिस्तान की अशराफिया को अमेरिका ने खरीदा हुआ है। ये दुनिया में जो नई सब बंदियां हो रही हैं उसमें समझने की जरूरत है। आजकल ये बैरूनी सरमायाकारी की बात क्यों हो रही है? इसलिए बैरूनी सरमायाकारी के जरिए आपके कुछ असासों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, निजकारी उनको करेंगे, उनको आप असासे बेचेंगे। अगर वो हिस्से बाद में यहूदी को चले गए या हिंदू को चले गए तो आपकी वो सारी चीजें तो दूसरों के कंट्रोल आज पर आ जाएंगी। ये तो सब बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। ठीक है, इसलिए
कर रहा हूं कि पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक अगर हम देखें, हिंदुस्तान में मैं बात करूं, क्योंकि हम कंपैरिजन फिर अपने दो इन हमसायों से करते हैं कि हिंदुस्तान में फी यूनिट 14 रुपए पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक मिल रहा है, जबकि बांग्लादेश में 18 रुपए से 19 रुपए पे मिल रहा है। यही बिजली हम पाकिस्तान में फी यूनिट जो प्राइस है वो 52 रुपए है। तो अवाम इन हुक्मरानों की गलतियां क्यों भुगते हैं? IPPs के साथ मुआहदे अवाम ने नहीं किए हैं। बिजली महंगे के जो बनाने के जो महंगे सोर्सेज हैं वो इनके पास मौजूद हैं। विंड पावर से काम नहीं लिया जा रहा। अगर कोई बंदा आज अपने घर में सोलर इंस्टॉल करवा लेता है तो हम ये देखते हैं कि उससे जिस कीमत पर यूनिट खरीदा जा रहा है वो तो सिर्फ बहुत कम हिस्सा बन रहा है। 20 रुपए या 19 रुपए पर यूनिट खरीदा जाता है और दिया जाता है 52 रुपए पर। नहीं, देखिए, आवाम को तो भुगतना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। अब ये मैं गलत बात नहीं करना चाहता। जब इमरान खान ने ये कहा था कि मैं IPP के साथ जो मुआहदे हैं वो गलत हुए हैं, मैं उनकी नजरसानी करके इसको ठीक करूंगा, वो तैयार थे जी। लेकिन ताकतवर तकबर ने दबाव डाला, वो फिर पीछे हट गए। अब ये हुकूमत कहती है कि अगली हुकूमत IPP से मुआहदात पर नजरसानी करे, नहीं करना चाहते हैं। मैं वही तो आपसे बता, तो अवाम तो सिर्फ जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। अभी जब मैंने आपको ये बताया कि चीनी के मामले में हुकूमतें इन्वॉल्व रही हैं, अभी आप मैंने बताया कि शमशाद अख्तर को लाया इसलिए गया है, उन्होंने 2018 में आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान दानिस्ता तोड़ा, चोरों के को मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। मैं तो रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ ना। लेकिन अवाम तो सिर्फ जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने इनको ढील दी हुई है और कौम को उस गुनाहों की सजा मिल रही है कि वो को, मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। भारत में कुफ्र का निजाम चला, वो चांद तक पहुंच गए। हम सिर्फ लूट मार कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, मुनाफाखोरी कर रहे हैं, गलत फैसले कर रहे हैं, अमेरिका और IMF के अहकामात मान के मईशत को तबाह कर रहे हैं, और अवाम जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बीवी बच्चों को मारते हैं और जलसों में जाके जो है ना जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उन्होंने भी जिम्मेदारी महसूस नहीं की, तो ये मसला तो आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और ऐसा लग रहा है कि इन मल्दी पाकिस्तानी अवाम की जान छुटने वाली नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे रानीपुर की हवेली में खौफनाक तशद्दुद का शिकार होने वाली नन्ही फातिमा के केस के हवाले से, जिसमें इस वक्त मजीद अपडेट सामने आई है। हमने इससे पहले भी खबर शेयर की थी कि जो लोग ज़ेर हिरासत थे उन्हें तफ्तीशी टीम की जानिब से रिहा कर दिया गया था। जब मीडिया पर यह खबर चली थी तो इन तमाम लोगों को दोबारा से गिरफ्तार किया गया था और थाने में रखकर इनकी जो फुटेज है एक बार फिर से बनाकर मीडिया को दी गई थी कि इन तमाम लोगों को एक बार फिर से हिरासत में लिया गया है। अभी हम देख रहे हैं कि फातिमा कत्ल केस में तफ्तीशी टीम ने हिरासत में लिए गए SHO समेत जो 4 अफराद थे उनको बेगुनाह जाहिर करके रिहा कर दिया गया है। और डे 1 से हम इस पर बात कर रहे हैं कि बहुत से बासर अफराद हैं जो इस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं और आज उसका नतीजा भी हमारे सामने मौजूद है कि इन तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया है। हिरासत में लिए गए इन तमाम अफराद को बेगुनाह करार देने की रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें साबिक SHO रानीपुर अमीर चांग शामिल हैं, डॉक्टर अब्दुल फताह मेमन शामिल हैं, MS रूरल सेंट्रल अली हसन वसान और हेड मुहर्रर मोहम्मद खान। इस मुकदमे में उन्हें मुलव्विस ही नहीं किया गया, ताहम एक मुलजिम कंपाउंडर इम्तियाज़ मेरानी को इस केस में नामजद कर दिया गया है। नौशहर फिरोज से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आबिद जफर तूर हमारे साथ मौजूद होंगे। और एक और इस हवाले से खबर भी मौसूल हो रही है कि JUI के वफ़द की जानिब से भी फातिमा के गाँव का दौरा किया गया। उन्होंने फातिमा के वालिदैन से मुलाकात की है, जिसमें मौलाना मीर मोहम्मद मैरिक शामिल हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो इनका घर है वो बना कर दिया जाएगा। 3 लाख रुपए नकद भी दिए गए हैं और साथ ही साथ ये कहा गया है मौलाना मीर मोहम्मद मैरिक की जानिब से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश करी है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जानिब से फातिमा के मामले पर कोई वाज़ेह स्टेटमेंट सामने नहीं आई। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आबिद जफर तूर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। आबिद, हमने देखा कि इन 4 अफराद को पहले भी छोड़ा गया था, फिर जब खबर चली थी तो दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था और अब ये बताया जा रहा है कि जो तफ्तीशी टीम है अब इनको बेगुनाह साबित कर दिया है। क्या इत्तलात हैं, कौन असरअंदाज हो रहा है इस केस पर? जनवर मैं आपको बताता चलूं, फातिमा कत्ल केस है जो मजाक बन के रह गया है।
आपको मैं बताता चलूँ कि फातिमा कत्ल केस में हिरासत में लिए जाने वाले SHO अमीर चांग, हेड मेयर और डॉक्टर फतेह मेमन और साबिक MS रानीपुर को आज़ादी का हुक्म दे दिया गया है। जबकि यहाँ पर कत्ल केस की अगर बात करें तो इनको फातिमा कत्ल केस में क्लीन चिट दे दी गई है। यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी जो SP खैरपुर रोहिल खोसो और गंबड़ के जो ASP थे नौमान जफर और DIG ने ये टीम तश्कील दी थी। उन्होंने यहाँ पर जो इनके टीम के जो मेंबर थे, जो इन्होंने कमेटी बनाई थी, उन्होंने इनको कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर जो आज़ाद कर दिया है। जी ठीक है, तो आबिद अभी आप क्या देख रहे हैं जिस तरह से क्लीन चिट दे दी गई इन तमाम मुल्ज़िमान को जिन पर पहले ये कहा जा रहा था कि ये बराह रास्त इस केस में मुलव्वस हैं, इस तरह तो फिर जो शवाहिद हैं उन्हें भी मिटाने की कोशिश की जा रही होगी। अगर मैं DNA रिपोर्ट की बात करूं तो क्या DNA रिपोर्ट को तो नहीं तब्दील किया जा रहा? जी बिल्कुल, DNA रिपोर्ट को तो अभी तक तो जो उन्होंने इब्तदाई रिपोर्ट जारी की थी, उस रिपोर्ट के बाद उन्होंने कोई रिपोर्ट कमेटी ने और जो बोर्ड तश्कील दिया था बोर्ड ने नहीं दी। अभी कुछ देर पहले एक प्रेस रिलीज किया गया, रानीपुर की पीरों की हवेली में फातिमा कत्ल केस की मुकम्मल प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। 15 अगस्त को वाक़या सोशल मीडिया पर उठाकर 14 अगस्त को पीरों की हवेली में फातिमा की मौत पीर असद शाह की हवेली में हुई थी। 16 अगस्त को मुस्मात शमीम की मदद में पीर असद शाह और इसकी अहलिया हिना शाह पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था जिसका नंबर है 12623034320। केस में तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया था जिसने क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे किए। क्राइम सीन से DVR का CCTV कब्जे में लेकर फॉरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर के लिए भिजवाया गया है। बच्ची को कब्र कुशाई पोस्टमार्टम 3 दिन में करवाया गया जिसमें डॉक्टर्स का स्पेशल बोर्ड तश्कील दिया गया था जिसने पोस्टमार्टम किया और शवाहिद इकट्ठे की, लेबॉर्ट्री डिजिटल भिजवाए। इब्तदाई तौर पर बच्ची से रिपोर्ट में बच्ची से तिब्बी और जिनसी तौर पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। दौरान तफ्तीश मामूल हुआ है कि हवेली में मजीद 55 बच्चियां मौजूद हैं। लेडीज पुलिस के साथ ऑपरेशन करके 7 बच्चियां 3 खवातीन को बाजियाब करवाया गया है। ठीक है, तो आबिद जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि इन 4 मुल्जिमान को अब बरी कर दिया गया है, रिहा कर दिया गया है और बेगुनाह करार दिया गया है, तो इस तरह से तो पीर असद शाह की जो अहलियां हैं उनको अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामी है ये। तो मुझे तो लग रहा है किसी दिन पीर असद शाह को भी रिलीफ मिलने की खबर आ जाएगी तो फिर जो नन्ही फातिमा उसको तो इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया अनवर। देखें, अगर इस केस की मजीद बात करें तो जो मरकजी मुल्ज़िम और हवेली के जो पीर हैं असद शाह, उनके जो 3 रिमांड थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि 4थे रिमांड पर इनको जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन ताहाल उनको जेल नहीं भेजा गया। अभी वो इस केस में तफ्तीश में ही है, लॉकअप में रिमांड पे ही है। पुलिस ने 1 दिन का रिमांड लिया था। अगर बात करें तो वजीर कानून सिंध निगरान हैं मोहम्मद उमर सुमर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी फातिमा के गांव में कि 24 घंटे के अंदर मरकजी मुल्ज़िम की जो अहलिया हिना शाह और हिना शाह के जो वालिद हैं पीर फयाद शाह, वो 24 घंटे में पुलिस की हिरासत में हुए। लेकिन 24 से 36 घंटे का एक अरसा गुजर गया है, लेकिन यहाँ पर अभी तक वो पुलिस जो है वो कार्रवाई करने में अपना जो है वो नहीं कर सकी। ठीक है, अच्छा, इत्तलात कुछ ये भी मौसूल हो रही है कि जितने भी अफराद को भी रिहा किया गया, 4 अफराद को, वो किसी डील के नतीजे में रिहा हुए हैं। जी बिल्कुल, ये एक सक्खर के यहाँ पर एक रिटायर्ड ऑफिसर थे। जराये से मालूम हुआ है कि ये 50 लाख में डील हुई थी, जिसमें डील के मुताबिक जो इनको जो रिहा किया गया था, जिसमें SHO रानीपुर थे अमीर चांद और डॉक्टर फतेह मेमन और साबिक MS रानीपुर और हेड मेयर और जो कंपाउंडर जो इनके मिरासी वो। जी ठीक है, अच्छा, JUI के वक्त का हमने देखा कि उन्होंने फातिमा के घर का दौरा किया और ये कहा कि अब ये घर भी बना कर दिया जाएगा, 3 लाख रुपए नकद भी दिए गए हैं और साथ ही साथ उन्होंने तो डायरेक्ट नाम लिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, वो इसी तरह मैं आपको बताता चलूं, JUI का वफद आया था, उम्मा फाउंडेशन की जानिब से इनको 3 लाख रुपए नकद भी दिए गए हैं। और मैं आपको मजीद बताता चलूं कि अमेरिका की एक साना की एक तंजीम है, उन्होंने भी 15 लाख का ऐलान भी किया है और कुछ नकद रकम भी जो है इनको इनके वालिदैन को दी है। और जबकि साबिक सेनेटर हैं और सेक्रेटरी इतलात हैं सिंध के आजिज दामरा, उन्होंने बिलावल भुट्टो और यहाँ पर सदर आसिफ जरदारी जो है साबिक सदर, उनके हिदायत पर उनके गांव का दौरा भी किया था और उन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ से फातिमा केस पर जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया है।
ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं आबिद कि बहुत बड़ा ये केस बन चुका है, जिस तरह से उस बच्ची पर जुल्म हुआ है और मीडिया पर भी हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, इस पर बहुत बात की जा रही है, मुल्जिमान रिहा हो रहे हैं, लेकिन इस केस पर स्पेसिफिकली जिस तरह से मौलाना मीर मोहम्मद मेरिक ने भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराहान जिनमें आसिफ जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उन्होंने फातिमा के मामले पर कोई वाज़ेह स्टेटमेंट नहीं दी। हाँ जी बिल्कुल, ये अब वजह फरमा रहे हैं। इन्होंने अभी तक कोई पीपल्स पार्टी की जो मेन क़यादत है, जिस तरह इनके को चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट सामने नहीं आया मीडिया या सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर जो इनकी फातिमा के हमदर्दी के हवाले से अगर बात करें तो इसकी तो इस केस की तो इसमें जो है ना वो अभी तक सिर्फ आसफा भुट्टो का एक ट्वीट आया था जो कुछ चैनल्स ने वो चलाया था। जी ठीक है आबिद, और इस हवाले से ये बताइएगा कि अभी पुलिस का क्या कहना है, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? जिस तरह से आप बता रहे हैं पीर असद शाह का जो रिमांड है वो भी अब मुकम्मल हो चुका है। इत्तलात तो यही थी कुछ दिन पहले की कि वो अपने मोबाइल फ़ोन का कोड भी नहीं दे रहे, तो पुलिस की जानिब से उनके फ़ोन को डिकोड किया गया है? जी बिल्कुल, पीर असद शाह का जो मोबाइल था वो पुलिस के हाथ तो लग गया था, लेकिन वो कोड पासवर्ड था जो वो नहीं बताना चाह रहे थे। तो फिर ज़राए से मालूम हुआ है कि उनका पासवर्ड भी जो है ना वो मतलब हैक करके उनको जो ना वो उनकी जो फोन के अंदर जो चीजें थी उनको रिकवर किया जा रहा है, वो देखा जा रहा है, उसके ऊपर तफ्तीश जारी है। मजीद जो इनकी जो एहलिया हैं हिना शाह और पीर फयाज शाह है वो अभी तक जो है ना वो मतलब पुलिस की कार्रवाई में अमल में नहीं लाई जा सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आबिद जफर तूर नशर फेरोज से हमें अपडेट कर रहे थे, और वही हुआ जिसका डर था कि बासर अफराद केस पर असरअंदाज होने की कोशिश करे, और हम देख रहे हैं कि जो 4 मुल्जिमान थे, मरकजी मुल्जिमान थे, उनकी इस वक्त रिहाई के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। कुछ रोज़ पहले भी इन्हें रिहा किया गया था, मीडिया पर जब यह खबर नशर हुई थी इन लोगों को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया था, और अब यह कहा जा रहा है कि किसी डील के तहत इनकी रिहाई इस वक्त अमल में आ चुकी है। पीर असद शाह की अहलिया की अगर हम बात करें तो हिना शाह को अभी तक भी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस इंडेक्स में बहुत ज़्यादा तरक्की करता हमें दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट ने पाकिस्तान में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी से मुताल्लिक खबरदार भी कर दिया है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी शहरियों की औसत उम्र में 4 साल तक मुमकिना कमी का बाइस भी बन सकती है। और अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें मजीद यह कहा गया है कि पाकिस्तान की जो 98% आबादी है वो इंतहाई आलूदा फ़ज़ाई माहौल में इस वक्त रहती है। पाकिस्तान के बेशतर शहरी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर फ़ज़ाई आलूदगी की सतह कौमी फ़ज़ाई आलूदगी और आलमी दायरा सेहत के मयार से भी कई गुना ज़्यादा है, और ये बार बार हम अपने प्रोग्राम में भी रिपोर्ट कर चुके हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूदा आलूदगी की सतह अगर बरकरार रहती है तो फिर पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के जो आवाम हैं, यानी हम सब जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी उम्र 4 साल तक कम होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इस हवाले से अगर हम बात करें हुकूमतों की या हुक्मरानों की, तो किसी भी सूरत इन्हें बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस इशू पर बिल्कुल काम नहीं किया जा रहा। तो बतौर शहरी हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि कम अज़ कम हम अपना जो इर्द गिर्द का माहौल है उसको साफ़ रखने में अपना किरदार ज़रूर अदा करें। जिस तरह से हम बार बार देखते हैं कि मुख्तलिफ शाहराहों पर, गलियों में, सड़कों में जगह जगह कूड़ा करकट है, तो ये कूड़ा करकट हम लोग ही गलियों में फेंकते हैं, सड़कों पर फेंकते हैं, तो हमें इससे परहेज़ करना चाहिए। और स्पेशली जो कूड़े को जलाया जाता है उससे ख़ास तौर पर परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे फ़ज़ाई आलूदगी में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। ख़ासकर हम किसी शॉपर की बात करें या किसी भी प्लास्टिक मटेरियल की बात करें तो उनको हरगिज़ जलाना नहीं चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की तरफ आएँ। जिस तरह से हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बिलियन ट्री का एक मंसूबा शुरू किया गया था, वो मंसूबा कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, उसमें कैसा काम हुआ, बट हमें इंडिविजुअल एफर्ट भी करनी है, कलेक्टिव एफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर हम इंसान पाकिस्तानी जो मौजूद हैं अपनी एक रूटीन बना लें, और कम से कम भी अगर हम हर महीने में एक पौधा भी अगर लगा लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आइंदा चंद सालों में जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसके मसले पर हम काबू पा सकते हैं। हर चीज़ हम हुक्मरानों पर, गवर्नमेंट पर नहीं थोप सकते, और हमें इंडिविजुअली एफर्ट करने की भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइंदा चंद सालों में
हम फ़ज़ाई आलूदगी के मसले पर काबू पा सकते हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, वो मुलाहिज़ा करते हैं। Conflicts and complex challenges, the role of UN peacekeeping remains indispensable. With active presence in conflict zones, UN peacekeepers serve as a practical demonstration of the international community's commitment to preserving lives and fostering lasting peace. As UN Secretary General Antonio Guterres aptly stated in his speech at the 75th session of the United Nations General Assembly, he said, and I quote, UN peacekeepers exemplify the best of humanity. Their bravery, commitment, and sacrifices are an inspiration to all of us. Distinguished delegates, the Action for Peacekeeping, A4P, declaration unites us in the common endeavor to enhance peacekeeper safety. Though A4P member states have committed to proactive measures to address the rise in peacekeepers' fatalities and ensure their well-being. In this regard, it is crucial that capacity building takes center stage in order to guarantee that peacekeepers are prepared for the complex challenges confronting them. Legal framework and adequate accountability mechanisms are paramount for peacekeepers' safety. We must stand firm in holding accountable the perpetrators, individuals, and groups that harm or threaten UN peacekeepers. Medical care for peacekeepers is also essential. Our peacekeepers deserve the best care, including mental health support, standardized training, first aid provisions, and enhanced medical facilities, which are crucial for their well-being. Addressing challenges including language barriers and administrative obstacles should be one of the top priorities. Ladies and gentlemen, the specter of threat posed by improvised explosive devices, IEDs, to peacekeeper security needs a commensurate response. We must intensify निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी खिताब कर रहे थे, आपने मुलाहिज़ा किया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पाकिस्तान की पहली जीत के हवाले से। तो पाकिस्तान ने एशिया कप में नेपाल को शिकस्त दी है और इस टूर्नामेंट में शानदार तरीके से अपनी जो फतह है उसका कर दिया है। शहरी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। एशिया कप 2023 के इफ्तिताही मैच की हम बात करें तो पाकिस्तान ने नेपाल को पहले खेलते हुए 238 रन से शिकस्त दी है। पाकिस्तान ने नेपाल के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम एक बार फिर से हमें बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नजर आए। 151 रन उन्होंने स्कोर किए। इफ्तिखार अहमद की बल्लेबाजी बहुत ही शानदार रही, जिसकी बदौलत नेपाल को हम पहले बैटिंग करते हुए 343 रन का पहाड़ जैसा हदफ देने में कामयाब दिखाई दिए और जवाब में हमने देखा कि मेहमान टीम इफ्तिखार अहमद का स्कोर भी मुकम्मल नहीं कर सकी और सिर्फ 24 ओवर्स में 104 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। बेहतरीन बल्लेबाजी की गई कौमी बैट्समैन की जानिब से और साथ ही साथ हमने अगर बॉलर्स की बात करें तो नेपाली बल्लेबाजों की उन्होंने एक नहीं चलने दी। शादाब खान ने जिस तरह से 4 खिलाड़ियों को आउट किया, शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह से जाने जाते हैं कि वो पहले ओवर्स में बड़े ख़तरनाक साबित होते हैं, तो उसका अमली मुजाहरा हमने कल एक बार फिर से देखा। हारिस रऊफ की तेज़ गेंदों का मुकाबला नेपाली बल्लेबाज नहीं कर सके। हारिस रऊफ ने भी 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नसीम शाह ने एक खिलाड़ी को आउट किया। शादाब की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। तो कलेक्टिव एफर्ट थी पूरी पाकिस्तानी टीम की। स्कोर भी बहुत अच्छा किया और बड़े अच्छे मार्जिन से नेपाली टीम को शिकस्त देकर पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट का आगाज़ किया है। तो जो एक कॉन्फिडेंस है पाकिस्तानी टीम का, हम देख रहे हैं कि एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू द शो। जानना यही चाहेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, कल बड़ा अच्छा स्कोर किया। धीरे धीरे शुरू में खेल रहे थे लेकिन फिर एकदम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की दोनों प्लेयर्स ने, बाबर आजम ने भी, इफ्तिखार ने भी। तरीके की बैटिंग हमने देखी बाबर आजम की जानिब से और इफ्तिखार की जानिब से। देखिए, हम जिस टीम के खिलाफ मैच खेल रहे थे उसमें हम कहते हैं ना थैंकलेस जॉब, बिल्कुल उस तरीके से कि अगर आप जीत जाते हैं तो अच्छा आप नेपाल के खिलाफ जीत गए और अगर आप हार गए अच्छा नेपाल से हार गए आप।
और फिर जिस तरीके की शुरू में कंडीशंस बन गई थी कि हमारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, थोड़ा सा बॉल रुक के आ रहा था, कहीं ना कहीं नेपाल का अपना प्रेशर भी था, उन्होंने अच्छी जगह पे बॉलिंग भी की थी, तो ये चीज देखने को मिली थी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम शुरू में प्रेशर का शिकार हुई थी। लेकिन वहां से जिस तरीके की क्रिकेट बाबर आजम ने खेली, मैं बाबर को अगर इस वक्त कहूँ ना बैटर आजम, यानी कि दुनिया का वो बैटर के जो वाकई में इस वक्त दुनिया का नंबर 1 बैटर बना हुआ है, परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें पूजा ना होगा। वो बिला शुबा बैटर आजम इस वक्त सारी दुनिया से कमाल दिए जा रहे हैं और उस अंदाज से वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। और कल जो आप अंदाजा करें कि वो जिस अंदाज से खेलने की उन्होंने जिम्मेदारी ली है जी, आप जो उनकी नेक्स्ट सेंचुरी थी वो 75 बॉल्स पे जी, बिल्कुल, फिर सेंचुरी 114 बॉल्स पे और फिर 132 गेंदों पे वो 150 कर गए थे। उन्होंने 114 गेंदों तक जीत से बाहर नहीं आए थे क्योंकि 4 विकेट पाकिस्तान की 111 रन तक गिर गई थी। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हुए दिखाई थी, जिस तरीके से उन्होंने एक्सरसाइज किया आखिर में, आप एक हाथ से भी उनके छक्के लग रहे थे जी, तो वो बाबर आजम इस वक्त एक डिफरेंट फ्लेवर बन चुके हैं और अल्लाह उन्हें नजर से बचाए। अगर इस वक्त ये कहा जा रहा है कि वो दुनिया के नंबर 1 बैटर है, तो बिल्कुल उन्हें बिल्कुल वो गलत नहीं होगा। नसीम साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और जिस तरह से आपने सही पॉइंट आउट किया कि अगर पहली 50 उन्होंने बड़े रिस्पॉन्सिबली तरीके से खेलते हुए मुकम्मल किया 72 गेंदों पर या 75 गेंदों पर, दूसरी 50 हमने देखा 38 गेंदों पर, तीसरी 50 तकरीबन 20 गेंदों पर बड़े जबरदस्त परफॉर्म किया है उन्होंने। उनकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत से ऐसे नाकदीन हैं जिनको मैं चाहूंगा हम उन पर अब शदीद तनकीद हमें भी करनी चाहिए कि जो बाबर पर तनकीद करते हैं, हमारे हीरो पर तनकीद करते हैं कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो ये कहते हैं कि बाबर स्लो खेलते हैं। देखिए बाबर की बात अगर मैं भी उनमें शामिल था जिस वक्त बाबर T20 क्रिकेट खेल रहे थे और उनका स्ट्राइक रेट 128 था, रिजवान का स्ट्राइक रेट 128 था, उस वक्त स्लो की बात की जाती जी। लेकिन बाबर ने जो लास्ट PSL खेला उसमें उनका स्ट्राइक रेट 144 था, जो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से मैच करना शुरू हो गए। उसके बाद से वो क्रिटिसाइज भी खत्म हो गया, रिजवान ने भी अपने स्ट्राइक रेट में इजाफा किया। जहां तक बाबर से तेज खेलने की बात की, वो T20 फॉर्मेट में थी और ऐसे ओपनर थी कि आपके पास फखर मौजूद है, आपके पास तेज खेलने वाले ओपनर मौजूद है, तो फिर आप उनको मौका देते वो ज्यादा बेहतर होगा, ये हम बात किया करते थे जी। लेकिन जिस तरीके से अब बाबर खेल रहे हैं, जो उनका मैच्योरिटी लेवल, और एक चीज मैं आपको बताऊं, वाकई में मैंने जो चीज महसूस की कि बाबर का मैच्योरिटी लेवल हद से आने के बाद और बहुत ज्यादा हो गया, वो इतने फिट हो गए और इस अंदाज से वो टीम को लेके चल रहे हैं। 150 रन बनाने के बाद या सेंचुरी बनाने के बाद आपने ना उसको कोई जंपे मारते हुए देखा होगा, ना कोई सेलिब्रेट करते हुए देखा होगा, खामोशी के साथ, और आउट होकर रहे तो भी खामोशी से ऐसे बैट दिखे और बाहर आ गए, कोई सेलिब्रेशन दिखाई नहीं। ये उनका मैच्योरिटी लेवल दिखाई दे रहा है, या फिर वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि इस पर दो बड़े टास्क दिखाई दे रहे हैं आपके पास, विश्व कप की सूरत में और वर्ल्ड कप की सूरत में, कुछ ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नसीम साहब एक चीज है जो कि सबको ही खटक रही है, मुझे भी खटक रही है, और वो है फखर जमान का ना चलना, क्योंकि बड़ी एक्सपेक्टेशंस है उनसे एज अ ओपनर वो आ रहे हैं। ओपनर्स का परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगले मैचेस में, क्योंकि फिर हम देखते हैं अगर हमारा ओपनिंग पेयर नहीं चलता तो उसके बाद फिर एकदम से लाइन लग जाती है, विकेटें गिरनी शुरू हो जाती हैं। आगे इंडिया से हमारा मैच है, आपको लगता है इस पर काम हो रहा है या क्या करना क्या चाहिए इस पर? देखिए हर खिलाड़ी पे कहीं ना कहीं बैड पैच आ जाते हैं, लेकिन फखर बिग मैच बिग प्लेयर है। 4 मैच उसके खराब गए, 2 मैचों में वो अपनी बारी को बनाने के बाद 20 से ज्यादा रन बनाने के बाद अपनी विकेट देकर आ गए। तो फखर इस वक्त जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा शेकी स्टार्ट उनका है, थोड़े फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने कहा बिग मैच बिग प्लेयर, और अगेंस्ट इंडिया जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान के किसी दूसरे बैट्समैन का नहीं है। तो अब इंडिया से मैच होने जा रहा है पाकिस्तान का परसों, तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो हमारा एक वीक लिंक दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, ये भी अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगा तो पाकिस्तान की कॉन्टैक्ट और हो जाएगी। लेकिन मैं आगा सलमान को थोड़ी सी कहूंगा कि फखर को बॉलर ने आउट किया है,
आगा सलमान ने खुद विकेट दी है। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। दोनों मैचों में अगर आप देखेंगे तो आगा सलमान ने खुद विकेट दिए, जो लास्ट मैच खेल के आ रहे हैं वहां पर अच्छा मौका मिला था, तो आप खुद विकेट हो गए। ये जिम्मेदारी जरूर है आप यहाँ पर, और अगर आप और कॉन्फिडेंट हो रहे हैं तो रविश को खत्म करें, क्योंकि जब वो कॉन्फिडेंट होने का काम नहीं है, बल्कि आपको समझ में खेलने होता है। अगर आप समझिए आपने एक मैच तो अब आप हर मैच में हिटिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको हर मैच नए अंदाज से ग्राफ करना पड़ेगा, और पकड़ के लिए उम्मीद है आप सही करेंगे दिखाई तो अगेंस्ट इंडिया परसों बीटिंग भी खत्म हो जाएगा। हम उम्मीद यही करते हैं। ठीक है। अच्छा नसीब साहब, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं शादाब की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही, 4 खिलाड़ियों को उन्होंने पवेलियन की राह दिखाई, तो देख रहे हैं कि स्पिनर बीइंग अ स्पिनर शादाब बड़े हेल्पफुल होंगे हमारे लिए इंडिया के मैच में भी। बिल्कुल, इस वक्त शादाब हमारे नंबर 1 स्पिनर है, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। वाइड बॉल में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रही है, लेकिन आपने रिसेंट पास्ट में देखा होगा शादाब का बैटिंग पे ज्यादा फोकस हो गया था। आप वो अगर पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान बने तो कभी 3 नंबर पे आ जाते थे, कभी 4 नंबर पे आ जाते थे, कभी 5 नंबर पे आ जाते थे। उन्होंने बैटिंग को ज्यादा फोकस किया था, जिसकी वजह से उनकी बॉलिंग में थोड़ी सी काट कम हो गई थी। लेकिन मैंने देखा कि पिछले कोई 2 महीने से वो वापस अपनी बॉलिंग पे फोकस करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि हमें शादाब एज ए बॉलर चाहिए, शादाब एज ए बैट्समैन बाद में चाहिए। उनकी पहली जरूरत अच्छे 10 ओवर करके देना है, और 3 विकेट 2 विकेट जैसे कल उन्होंने 4 आउट करके दिए। दिस इज हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैटिंग है तो पहले अपनी बॉलिंग को फोकस करें। इसी तरीके से नवाज को भी कहता हूँ आपकी बैटिंग बाद में बॉलिंग पहले, ठीक है। इफ्तिखार की बैटिंग पहले बॉलिंग बाद में, सलमान की बैटिंग पहले बॉलिंग बाद में। तो कोई बॉलिंग ऑलराउंडर है, कोई बैटिंग ऑलराउंडर है, तो जो अगर बॉलिंग ऑलराउंडर है शादाब हो गए, नवाज हो गए, तो उनकी बॉलिंग पहले चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस, क्योंकि टीम रिलाई कर रही है कि हमारे पास और कोई स्पिनर नहीं है। तो शादाब अच्छी बॉलिंग करके थोड़ा सा दोबारा से अपनी बॉलिंग को करें, और उम्मीद यही है कि एशिया कप जो करंट पाया जा रहा है शादाब इंशाल्लाह जाएंगे वहां पे, और हम इंडिया को शिकस्त देंगे। ठीक है रसीब साहब, आज जिस तरह से श्रीलंका और बांग्लादेश मद्दे मुकाबिल होंगे, आज किसको फेवरेट देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, हसरंगा के ना होने की वजह से जो श्रीलंका के चैंपियन इस तरह कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैकफुट पे होगी श्रीलंकन टीम। और दूसरी जानिब लितन दास नहीं है, जो उनके इस वक्त नंबर 1 बैट्समैन है बांग्लादेश के। तो एक तरफ हसरंगा उनके चैंपियन स्पिनर नहीं है, दूसरी जानिब बुखार में मुब्तला है लितन दास, वो भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन श्रीलंका को बड़ा लॉस ये कि उनकी जो फ्रंट लाइन के तीनों फास्ट बॉलर है, चाहे आप चमीरा की बात कर लें, चाहे लाहिरू की बात कर लें, चाहे एक और उनके स्पिनर है, अभी नए फास्ट बॉलर है, उनका इस पर नाम नहीं आ रहा है, वो पुष्पा। अगर वो तीनों जो है ना, अगर आपके अनफिट है हसरंगा के साथ, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट इस वक्त मेजबान श्रीलंका का थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन 6 मरतबा की चैंपियन टीम है, डिफेंडिंग चैंपियन है, अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, तो उनके जो अपने लोकल प्लेयर आएंगे वो भी उस कंडीशन में खेलने का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं एज अब भी श्रीलंका को है, जो 6 मरतबा की चैंपियन है, बांग्लादेश अब तक एशिया कप नहीं जीता, तो फाइनल जरूर खेलने में कामयाब हुए। तो मेरे नजर में थोड़ी सी एज अब श्रीलंका को है, हालांकि उनको 4 फ्रंट लाइन बॉलर नहीं है। जी ठीक है रसीम साहब, जिस तरह अभी बात कर लेते हैं 2 सितंबर के हवाले से, एक बड़ा मुकाबला आ रहा है, बड़ी देर से इसका इंतजार किया जा रहा था। एशिया कप में हमने देखा पहले जिस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा, फिर हम जो अपने हाइब्रिड एक मॉडल पर गए हैं, उसके बाद ये तमाम मामला सॉर्ट आउट हुए हैं। तो फाइनली वो वक्त आ चुका है कि जब पाकिस्तान इंडिया की टीम मद्दे मुकाबिल होगी एशिया कप में। तो प्रेशर की गेम आप देख रहे हैं, परफॉर्मेंस की गेम देख रहे हैं, आसाब की गेम देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो प्रेशर बर्दाश्त कर गया वो जीत गया? सबसे बड़ा सवाल तो इंडिया पाकिस्तान मैच में यही होता है, जिसका आपने जवाब दिया अभी कि जो प्रेशर बर्दाश्त कर गया वो जीत गया। लेकिन प्रेशर मैच शुरू होने से पहले है किस पर? वो अब इंडिया पर है। इस वजह से इंडिया पर है कि इंडियन टीम पाकिस्तान की जो एक तो लीथल बॉलिंग है, नंबर 2 पाकिस्तान की बैटिंग में जितनी डेप्थ बढ़ गई है,
दूसरी जानिब इंडियन टीम अभी सेटल्ड दिखाई नहीं दे रही है। मैं कल तक पढ़ रहा था कि उनके ईशान किशन ओपनिंग करेंगे, केएल राहुल देंगे 2 मैचों के लिए, तो उनकी परेशानी ये चल रही थी कि इस वक्त उनका ओपनर कौन होगा, ओपनिंग प्लेयर किसके साथ जाएंगे। और फिर सबसे बड़ा जो ऐप है पाकिस्तान को जो डरा के रखता है वो शहनशाह अफरीदी को इब्तदाई ओवर है 2 जी, उन 2 ओवरों में जो ओपनर आता है वो उसकी विकेट उड़ा देती है। रोहित शर्मा उनका बहुत बेचारा बनते हैं, तो उनके कप्तान जो है सुनने में आ रहा है वो 4 नंबर पे आने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग ये हो कि दुनिया का नंबर 1 ओपनर जिसे करार देते हो रोहित शर्मा को, और वो भी अपना नंबर शहनशाह अफरीदी के टॉप से नीचे लेके जा रहे हो या प्लानिंग के तहत नीचे लेकर जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ पैगाम तो आप समझ लेना, जाना है ना इंडियन टीम को इस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग का फिर बैटिंग का भी किया। अब मेरी नजर में जो एक आपको पता होगा जो रिसेंट पास्ट में विराट कोहली को हटाया और रोहित शर्मा कप्तान बने थे, जबकि उनके ड्रेसिंग रूम का माहौल एक पेज पर लगता नहीं है। रिसेंट पास्ट में जो पाकिस्तान में इंडिया को मैचेस मारे हैं वो बड़े मार्जिन से मारे, जबकि इंडिया ने जो मैच जीता कोहली में जितने रन किए थे वो बहुत क्लोज मार्जिन से था। ठीक है। और अच्छा, जो पॉइंट्स आप रेज कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि वहां पे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता, उन्हें भी मैं सुनता रहता हूं, तो वो भी इसी तरह की बातें इंडियन टीम के हवाले से कर रहे हैं कि इंडियन टीम इस वक्त हमें कोई प्लान टीम उन्हें नहीं दिखाई दे रही। उन्हीं के ये स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जो बार बार ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी टीम की तारीफों के पुल बांधते दिखाई दे रहे हैं। बाबर की बात करते हैं, शाहीन की, हारिस रऊफ की, प्लेयर्स हमने बड़े आपको लगता है कम वक्त में अच्छे डेवलप कर लिए हैं। टीम इस वक्त प्रॉपर जेलिन हो चुकी है और एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन हमारे पास मौजूद है। नसीब साहब, प्लान क्या होना चाहिए जब इंडिया के खिलाफ हम ग्राउंड में उतरें? सिंपल प्लान होना चाहिए। जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं, जिस एतमाद के साथ खेल रहे हैं, आप जिस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ खेल कर आ रहे हैं, प्रेशर क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं। देखिए अब अफगानिस्तान की क्रिकेट पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिकेट बन गई है, एक अजीब सी राइवलरी बन गई है, जो टीमों में भी अब आवाम की तरह आती चली जा रही है। क्या जो हम क्राउड में देख रहे होते हैं, जिस तरीके का बिहेव दिखाई दे रहा होता है, वो अब ग्राउंड में भी दिखाई दे रहा है। इतना इंडिया के खिलाफ भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा होता, इतना तो उनके क्राउड से भी जो है वो मामला क्राउड में दिखाई नहीं दे रहे होते, जो अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हो गए। तो पाकिस्तान एक प्रेशर क्रिकेट खेल के आ रहा है, दुनिया की नंबर 1 स्पिन बॉलिंग पे खेल के आ रहा है और उसको आउटक्लास करके आ रहा है। इसका प्रेशर इंडिया पे बहुत होगा। पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी बेसिस पे जाना है, बाकी तो देखिए जब से उनकी टीम सेटल नहीं, उनको 2 चीज उनके मसाइल आप देख रहे हैं कि दिखाई दे रहे हैं, तो हर तरफ से पाकिस्तान को एज है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना और प्रेशर कंडीशन को एब्जॉर्ब करना है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए राहें इंडिया से ज्यादा आसान है। लेकिन एंड ऑफ द डे तो इंडिया पाकिस्तान मैच है और इंडिया की एक बहुत बड़ी क्रिकेटिंग मिशन है, वो बहुत बड़े अंदाज से, अच्छे अंदाज से बाउंस बैक करने की कोशिश करती है। देखिए इस वक्त इंडिया क्यों भी प्रेशर है कि पाकिस्तान ने नेपाल को कल हराया और बड़े मार्जिन से हराया। श्रीलंका में बारिशें हो रही, अगर इंशाअल्लाह पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है और मार्जिन से हरा देता है नेक्स्ट मैच में, और जिस तरह बारिश हो रही है तो आखिरी मैच इंडिया और नेपाल का होता है जी, और अगर उस दिन बारिश हो गई तो क्या इंडिया बाहर हो जाएगा, ये भी इंडिया के माइंड में चल रहा होगा। तो इस वक्त कई सारे प्रेशर इंडिया के सामने नंबर 1 होने का एहसास, बाबर आजम वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन होने का एहसास, पाकिस्तान के 3 टॉप 5 बॉलर्स, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप, रन करना, इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा फर्क होता है कि ठीक है जब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसा फैसला हो जाता है तो खिलाड़ी आप पूरे खिलाड़ी कप्तान को बैक नहीं कहते हो। बाबर का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, बाबर को पूरी टीम बैक कर रही है। आने वाले वक्त की एशियाई कंडीशन में हमने तो फिर जब बहुत ताकतवर हो जाता है तो टांगे खींचते हुए देखा है, अच्छा मेरे बाबर पे इस वक्त है, लेकिन ये वक्त कहीं ना कहीं इंडिया में मैंने कहा ना सिमिलर है, छत्तीसगढ़ के साथ भी हुआ है, अभी नबी के साथ भी अफगानिस्तान में तरीके का वाकया हुआ है, तो उन्होंने नया कप्तान लगाया है। ये सबकॉन्टिनेंट में होता है, लेकिन अच्छी चीज पाकिस्तान है कि इस वक्त पाकिस्तान की कप्तान को खिलाड़ी बैक करने
ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि दुनिया ज़हीन अफराद की बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन अगर इस वक्त हम बात करें रोए ज़मीन पर सबसे ज़हीन तरीन फ़र्द कौन है तो वो हैं महानूर चीमा, जिनकी हम आज अपने प्रोग्राम में आपसे मुलाकात भी करवाएंगे। और फ़ख्र की बात हमारे लिए ये है कि महानूर चीमा का जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान से है, लेकिन इस वक्त वो बरतानिया में रिहाइश पजीर हैं। 16 बरस की महानूर चीमा ने बरतानिया समेत दुनिया भर में एक नई तारीख रकम कर दी है। उनकी अचीवमेंट हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। महानूर ने ओ लेवल इम्तिहान में 10 मज़ामीन स्कूल से और 24 प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर दिए और तमाम में ही A* ग्रेड हासिल कर लिया है। महानूर का अगर हम IQ लेवल की बात करें तो वो ये कहा जा रहा है कि वो अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज़्यादा है। मेंसा IQ टेस्ट में महानूर का स्कोर 161 रहा है और वो जहानत के लिहाज से दुनिया के सरे फहरिस्त 1% जो अफराद हैं उनमें से हैं। और आज हमें ये एजाज़ हासिल है कि दुनिया की ज़हीन तरीन लड़की हमारी मेहमान बनने जा रही हैं। महानूर से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये सफ़र कंप्लीट हुआ, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट उन्हें किस तरह से मिली। महानूर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगी। महानूर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, थैंक यू फॉर योर टाइम, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। महानूर, आपको ये यकीन था कि आप बरतानिया में एक तारीख रकम कर देंगी? आपके वालिदैन को इस हवाले से यकीन था? बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की होगी आपने। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैंने शुरू से ही सोचा था कि मैं अगर इतना बड़ा टारगेट सेट करूंगी तो मैंने उसको अच्छी तरह अचीव करना है और ना सिर्फ सारे सब्जेक्ट्स को पास करना है बल्कि A* ही लेने हैं। और मेरे वालिदैन का हमेशा मेरे में फेथ रहा है और उन्होंने हमेशा इतनी मुझे लव एंड सपोर्ट दी है, एकेडमिक, इमोशनल, इकोनॉमिक। उनको पता ही था कि मैंने कुछ ना कुछ सक्सेस लेना है। ठीक है, तो महानूर, जो पढ़ने का तरीक़ाकार है आपका वो क्या है? क्योंकि बहुत से लोग हमें देख रहे होंगे, बहुत से बच्चे हमें देख रहे होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि आपका तरीक़ाकार क्या है। जिस तरह से क्या आप बुक रीडिंग को तरजीह देती हैं या फिर कोई एक्सपेरिमेंट्स हैं या मुशाहिदात करती हैं? मेरा रीडिंग का तरीका और सीखने का तरीका थोड़ा सा अलग है बाकी बच्चों से। मैं सिर्फ बुक पढ़ के याद कर लेती हूँ, मुझे नोट्स बनाने की या 3rd और 4th रीडिंग्स की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो किस तरह से ये पॉसिबल हुआ आपके साथ? ये एक मेमोरी की बात है। मेरी मेमोरी काफ़ी अच्छी है और ये छोटी उम्र से ही मेरे पेरेंट्स ने मेरे में इंस्टॉल करने की कोशिश की है। तो हमारे यहाँ तो हम देखते हैं कि अच्छी मेमोरी के लिए बादाम खाए जाते हैं। आप भी बादाम खाती हैं? बादाम थोड़े बहुत खाए थे बचपन में, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो आपके पसंदीदा तरीन सब्जेक्ट कौन से हैं जो फेवरेट हैं आपके? मुझे साइंसेस बहुत पसंद है क्योंकि फ्यूचर में मैंने मेडिसिन ही स्टडी करनी है। मुझे मैथ्स भी बहुत इंटरेस्ट करता है और मुझे साइकोलॉजी, लैंग्वेजेस। ठीक है, अच्छा, कुछ तालिब इल्म ऐसे भी हम देखते हैं कि जो कि सिर्फ रट्टा लगाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में तो रट्टा सिस्टम बहुत ज़्यादा है, या फिर बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो एक तरीक़ाकार है वो भी दुरुस्त है किसी भी तरह से अगर हम इसको देख लें, या फिर जो आपका तो अब एक प्रोसेसर ही डिफरेंट है? बरतानिया में ये होता है कि सिर्फ आप रट्टा लगा के कामयाब नहीं हो सकते, उस रट्टे को समझना भी पड़ता है और एग्जाम्स में उसको एनालाइज, क्रिटिकल एनालिसिस उसका करना पड़ता है, अपनी आर्ग्यूमेंट्स देनी पड़ती हैं। तो मुझे ये रट्टा सिस्टम लगता है कि आप सिर्फ 2-3 माह में सारा अपना नॉलेज भूल जाएंगे और उसको बेहतर तरीके से अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, हर इंसान की ख्वाहिश है, जिस तरह से आप कह रही हैं, अगर आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प है तो मेमोरी को शार्प करने के लिए या बेहतर करने के लिए क्या कोई प्रैक्टिस है, कोई तरीक़ाकार इसका मौजूद है कि बाकी लोग भी इसको अडॉप्ट कर सकें? जी, आप छोटी उम्र से अगर अपनी मेमोरी पे काम करना शुरू करते हैं तो फिर डेवलप हो जाती है। छोटी उम्र से ABC याद करें, सेंटेंसेस को, अपने बच्चों को सेंटेंसेस सिखाएं, पजल्स उनके साथ करें, IQ टेस्ट उनके साथ करें। ठीक है, अच्छा, मुझे जब आज टीम ने बताया था कि हम आपका इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो मुझे भी ज़रा घबराहट थी, क्योंकि आई वॉज़न्ट अ ब्राइट स्टूडेंट। तो जब आप किसी ब्राइट स्टूडेंट से बात कर रहे होते हैं तो आप घबरा भी रहे होते हैं, परेशान भी हो रहे होते हैं। फिर आपका जो कंपैरिजन है वो तो आइंस्टाइन से किया जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि आपका जो IQ लेवल है वो तो आइंस्टाइन से भी बहुत आगे है।
जी, या एक बरतानिया में एक मेंसा IQ टेस्ट होता है जो कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट हाई IQ ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं अपने आप को आइंस्टाइन से तो नहीं कंपेयर करूंगी, लेकिन ये ट्रू है कि मेरा स्कोर 161 है और ये दुनिया की टॉप 1%। मतलब आप एग्री तो कर रही है ना कि आइंस्टाइन से बेहतर आपका स्कोर आया है। तो जिस तरह से आइंस्टाइन ने बड़ा कारनामा एक सरंजाम दिया था, तो इस तरह के आपके भी कोई प्लान्स हैं, कोई गोल आपने सेट किए हुए हैं कि स्पेसिफिक जो अचीवमेंट है वो करनी है किसी ना किसी फील्ड में? जी, मेरा मेडिसिन का इंटरेस्ट है। फ्यूचर में आई एस्पायर टू बी अ डॉक्टर, तो मेरी होप्स यही है कि मैं उसी फील्ड में एक्सेल कर पाऊँ। ठीक है, तो इसका मतलब फिर आप भी आइंस्टाइन की तरह बच्चों को आने वाले वक्त में मुश्किल में डालने वाली हैं, जो फार्मूलाज उन्होंने भी बनाए थे। मेरा इंटरेस्ट रिसर्च में कैंसर और न्यूरोलॉजी का है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं फ्यूचर के बच्चों को फार्मूलाज दे के जाऊंगी एज सच। ठीक है, तो क्या फिर फ्यूचर प्लान्स इस हवाले से क्या हैं? क्या ऐसी अचीवमेंट हैं जो आप हासिल करना चाहती हैं? किन चीज़ों पर काम कर रही हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बचपन से ही आपकी मेमोरी तेज़ है, उस पर काम किया गया है और अभी आप सिर्फ 16 साल की उम्र में मौजूद हैं और काफ़ी नामी ग्रामी आइंस्टाइन जिनसे आपका कंपैरिजन किया जा रहा है। मैं कहूँगी IQ ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी दुनिया में और आपकी पूरी ज़िंदगी में डेवलप हो सकती है अगर आप इस पे काम ना छोड़ें। तो मेरा ये प्लान नहीं है कि मैं अपने IQ को बस अब स्टैग्नेंट होने दूँ। मेरे फ्यूचर अभी A लेवल्स की एस्पिरेशंस है, उसके बाद यूनिवर्सिटी की एस्पिरेशंस है और आई होप कि मेरी इंटेलिजेंस भी साथ साथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो जिस तरह से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़हीन है, तो आपकी जहानत से घर वालों को कोई फ़ायदा मिलता है या फिर तंग आ जाते हैं कि इतना भी ज़हीन नहीं होना चाहिए था हमारी बच्ची को? मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव हैं और उन्होंने सारा मेरा साथ दिया है, मेरे सारे डिसीजंस मेरे साथ बैठ के किए हैं और उनको फर्दर प्रोपेल भी किया है। लेकिन मेरे सिबलिंग्स मैं कहूँगी काफ़ी तंग पड़ जाते हैं मेरे बारे में सुन के। तो खाली सिबलिंग्स ही तंग पड़ते हैं या आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी कभी कभी तंग पड़ जाता है? मेरे फ्रेंड सर्कल सारे माशाल्लाह खुद बहुत सही हैं, लेकिन अगर क्लास में हमारा फ्रेंडली कंपटीशन होता रहता है कि कौन टॉप करेगा, कौन बेस्ट मार्क्स लेगा। ठीक है, तो पढ़ने के अलावा कौन से शौक हैं, कौन से खेल पसंद हैं? जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की अगर हम बात करें वो क्या हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर मैं पियानो प्ले करती हूँ, मुझे म्यूजिक का बहुत लव और पैशन है चाइल्डहुड से। मैं हॉर्स राइडिंग करती हूँ, स्विमिंग, बैडमिंटन, स्पोर्ट्स और चेस। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से आप जितने भी स्पोर्ट्स आप डिस्कस कर रही हैं बड़े मल्टी डायमेंशनल हम वो देख रहे हैं और इस तरह मल्टीटास्कर हर किसी को होना चाहिए। कितनी मेहनत करनी पड़ती है फिर इन तमाम चीज़ों के लिए, इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए, पढ़ाई के साथ इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए? मेहनत तो डेफिनेटली है और कंसिस्टेंसी है कि आप एक स्केड्यूल बना के हमेशा उसी स्केड्यूल को अपनाएं ताकि आपका टाइम इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट रहे। ठीक है, तो अब कैसा फील कर रही हैं? वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं इस वक्त आप, कैसी फीलिंग्स हैं? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी एस्पिरेशंस आगे हैं। लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि पूरे पाकिस्तान ने मुझे इतनी लव और सपोर्ट और कंग्रेचुलेशंस दी है। ठीक है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी पर मौजूद हैं, वहां पर अगर लोगों को मैसेज कन्वे करना चाहती हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, या वहां पर आपको लगता है लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपकी जहानत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं? सोशल मीडिया में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत ही डेंजरस प्लेस है और आप इजीली अपने आप को लूज कर सकते हैं, तो मैं सोशल मीडिया अवॉइड करती हूँ। लेकिन मुझे जहानत का यही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता और कोई रेसिपी नहीं होती कि आप इमीडिएटली ओवरनाइट सक्सेस कर लें। इसके लिए आपको सालों की हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कमिटमेंट दिखानी पड़ती है। ठीक है, अच्छा मानूर, जिस तरह से अभी आपने खुद बता दिया कि सोशल मीडिया में तो आपका इंटरेस्ट नहीं है, क्या टिकटॉक की तरफ थोड़ा सा रुझान है या वो भी नहीं है? साथ ही साथ इस एज में हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल फोन्स में बिजी हैं, गेम्स खेल रहे हैं, सीजन्स देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं। मुझे ये ऑनलाइन चीज़ों का, इस तरह का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इन पर्सन इंटरेक्शन ज़्यादा पसंद होते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर महानूर चीमा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, उनकी अचीवमेंट्स हमने आपके साथ डिस्कस की हैं और महानूर को पूरी दुनिया सराहा जा रहा है, पाकिस्तान से उन्हें बड़ा प्यार मिल रहा है। जिस तरह से वो ये मैसेज भी कन्वे करी थी कि अपनी इस कामयाबी पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। वालिदैन की जो सपोर्ट है वो शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अगर बच्चों को मिले तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। 16 साल की उम्र में हम देख रहे हैं कि उनका जो IQ लेवल है उसको आइंस्टाइन से भी बेहतर करार दिया जा रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त उनकी अचीवमेंट है इतनी छोटी सी उम्र
में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे ख़वातीन के हुकूक से मुताल्लिक, और पाकिस्तान में अभी भी हम देख रहे हैं कि ख़वातीन के हुकूक पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह से रिजवाना तशद्दुद केस है रानीपुर में है, जिस तरह से हमने अपने प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है नन्ही फातिमा के हवाले से, जिस तरह से बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है, ख़वातीन पर तशद्दुद के आए रोज़ वाक़यात हम देखते हैं। इन वाक़यात को उजागर करने की ज़रूरत है ताकि माशरे में इस तरह के जो जुल्म हैं उनको ख़त्म किया जा सके। और इस तरह बहुत से ऐसे कम उम्र बच्चे भी हैं जो कि तशद्दुद का शिकार होते हैं, और हमारे मुआशरे में वो तमाम लोग मौजूद हैं जो हमारी नज़रों के सामने हैं। करोड़ों बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। जनूबी पंजाब की अगर हम बात करें तो इस हवाले से जनूबी पंजाब बहुत ही मजलूम इलाका समझा जाता है। बच्ची का पैदा होना आज तक वहाँ पर बुरा शगुन समझा जाता है, जो कि ज़माना जहलियत की बातें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसकी पैदाइश पर, बच्ची की पैदाइश पर बहुत ही कम लोग हैं जो हमें खुश होते दिखाई देते हैं। तो जनूबी पंजाब में औरतों को मवाशी मौके भी नहीं मिलते हैं, जिससे वो और भी कमज़ोर हो रही हैं, और साथ ही साथ उन पर जो तशद्दुद के वाक़यात आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो कि मीडिया तक नहीं पहुँच पाते, हम तक नहीं पहुँच पाते, हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। तो जिस तरह से घरों में अगर हम देखते हैं कि इज़्ज़त के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, चूल्हों के फटने के वाक़यात पेश आते हैं, जहेज़ जैसी लानत हमारे माशरे में मौजूद है, तेज़ाब फेंकने का एक मकरू अमल है, इज्तमाई तशद्दुद के वाक़यात हैं, औरतों की तिजारत की जाती है, औरतों का अगवा किया जाता है, औरतों को ज़बरदस्ती तवाइफ बनाया जाता है, और फिर उन पर जिनसी तशद्दुद के वाक़यात भी वहाँ पर देखने में आते हैं। इन तमाम इशूज़ को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कायनात रज़ा साहिबा, जो कि जनूबी पंजाब की मज़लूम औरतों के लिए काम कर रहे हैं और वहाँ के बच्चे एक मसीहा का किरदार अदा कर रही हैं। उनकी बहुत सारी खदमात हैं। लोधरा और बहावलपुर में अगर हम बात करें तो वो बतौर फोकल पर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में मौजूद हैं। बच्चों और ख़वातीन के हकूक़ के लिए भरपूर वो काम कर रही हैं। 100 से ज़ायद ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल जाने से कासिर थे। इन बच्चों और बच्चियों को लोधरा पब्लिक स्कूल में दाखिल करवाया गया है, उनकी तालीम का बंदोबस्त किया गया है और उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया गया है। कायनात साहिबा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। कायनात, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। जनूबी पंजाब का जो आपने इंतखाब किया है, बहुत एक मुश्किल इलाका है, वहाँ पर काम करना ख़ासतौर पर वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से एक बहुत मुश्किल काम है। जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को जो है आगे लाने की और बात करने का मौका दिया है, बिकॉज ये बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है। इसके ऊपर बात करना भी, जो बात भी कर रहा होता है वो भी सिग्मेटाइज हो जाता है, वो इट्स अ टैबू। जैसे कि आपने कहा साउथ पंजाब, तो जो जनूबी पंजाब का इलाका है वहाँ बच्ची की पैदाइश के ऊपर बाकायदा जो है सोग मनाया जाता है, मुबारकबाद नहीं दी जाती है। और जहाँ तक मेरे काम करने की बात है तो मेरी शादी हो गई वहाँ पे, एंड आई वेंट देयर, और मैंने एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक फेस किया कि ख़वातीन का काम करना, पढ़े लिखे होना या उनकी एक सोच होना, वो एक बहुत ही अजीब बात थी। और मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ा गैप है कि जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए। सो आई माई सेल्फ फेस द सेम। मेरे पढ़ाई लिखाई के कागजात थे, मैंने एक वेल ऑफ घर में शादी की। वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपने कुछ नहीं करना, हम आपको पैसे देंगे। वो कागजात ही फाड़ दिए गए पढ़ाई के, मेरी सनतें फाड़ दी गई कि आपकी सनतों की जरूरत नहीं है, घर चलाएं, बच्चे पालें और इस चार दीवारी को अपना सब कुछ समझें। ठीक है। लेकिन और फिर ये जो वारिस की लड़ाई थी कि वारिस होने चाहिए, फिर आप जो मर्जी करें। सो आई हैव 2 sons नाउ। सो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ फाइट, और कमिंग एंड सीइंग ऑल ऑफ दैट। और फिर सबसे जो मुश्किल बात है खातून के लिए, घर से बाहर निकल के अपनी इज्जत का साथ साथ से बका करना, बिल्कुल। जो वाकयात वहाँ पे मैंने देखे, और जैसे 100 चक का आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, कच्चा खूह नहीं सुना होगा, तो राजा राम नहीं सुना होगा। सो ये एरियाज हैं जहाँ पे जाके मैंने काम किए, जहाँ पे जाके हासिलपुर में, लोधरा में, बहावलपुर में, कहरोड़ पक्का उसकी तहसील है, दुनियापुर में, तो वहाँ पे जो वाकयात हुए उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिर उनको फाइट करना, I was a liaison between police and the people, और पावरफुल लोग ही कर सकते हैं। वहाँ पे जनूबी पंजाब में डेरा सिस्टम,
बिल्कुल ऐसे ही। बड़ा आदमी अगर टेलीफोन कर देगा तो वो रेप भी माफ करने को मजबूर हो जाएगा, काम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, आपने तमाम चीज़ें पहले तो खुद विटनेस की, उसके बाद इन तमाम इश्यूज़ पर वोकल होना ये एक सबसे बड़ी कामयाबी भी है आपकी, बड़ी हिम्मत आपने दिखाई है। तो फिर आपको क्या लग रहा है जितने इश्यूज़ आप डिस्कस कर रही हैं कि एक खातून का वहाँ पर पैदा होना, एक बच्ची का वहाँ पर पैदा होना ही बुरा समझा जाता है, सोग मनाया जाता है, तो ऐसे मुआशरे में, ऐसी ज़हनियत में किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करेंगे, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे? देखिए, सबसे पहली चीज है आवाज उठाना। जब तक अल्लाह ताला भी ये कहता है कि जुल्म के खिलाफ आप आवाज नहीं उठाते, और अगर आप इतिहास उठा के देख लें, आप पास्ट उठा के देख लें, तो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। तो खवातीन को आगे आके आवाज उठाने की जरूरत है। ऐसे ही तो एम्पावर किया मैंने उनको। एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू नरिशमेंट, राइट टू डिसाइड वो कितने बच्चे पैदा करेंगी, राइट टू डिसाइड वो क्या काम करेंगी, क्या नहीं करेंगी, घर में उनके क्या रोल्स होंगे। तो जब वो अपना घर संभाल रही हैं, औरतों को अल्लाह ताला ने एक टैलेंट दिया है कि दे कैन डू मल्टीटास्किंग। वो घर भी संभाल सकती हैं, वो काम भी कर सकती हैं, वो बाहर भी जा सकती हैं। तो औरतों का एक मल्टीटास्किंग दिया गया है। तो औरतों को सबसे पहले एजुकेशन का राइट दिलवाया मैंने। बच्चियां जो कि हाउस हेल्प कर रही थी, उनके माँ बाप को कन्विंस किया, उनकी फीस देते हैं। 200 से ज्यादा बच्चियां इस वक्त ऑन रिकॉर्ड एलोधरा पब्लिक स्कूल में फंडेड हैं, उनके घर में पैसे दिए जाते हैं और उनको फ्री तालीम किताबें दी जाती हैं। ऑफ स्कूल उनको हम स्किल डेवलपमेंट कराते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर, सो दे हैव अ स्किल। अगर उनको जॉब नहीं मिलती एक सर्टेन पढ़ाई के बाद, कायनात सिलाई सेंटर के नाम से सिलाई सेंटर्स हैं, ठीक है, जो कि 50 से ज्यादा हैं जिले में। वहाँ सिलाई मशीनें और कपड़ा, सुई धागा उनको दिया गया, वो सीखे। एंड देन वी डू एग्जीबिशन। हम अपने लेवल के ऊपर अपने मोहल्ले में एग्जीबिशन करके पैसे कमा के या खुद खरीद के उनको उसके पैसे भी देते हैं। ठीक है। तो स्किल सिखाना, एजुकेशन देना, फिर उनको आवाज उठाने के तरीके देना, मौके देना। अगर एक औरत है, उसका मैं वाकया यहाँ बताऊंगी, उसका शौहर उसको लेके जाता है और वहां जाके शादी के बाद लड़ाई हो जाती है और वो घर आ जाती है, जमीन नहीं मिल रही। साउथ पंजाब में जमीनें आपको पता होती हैं, वो एक मरला होता है, एक मुरब्बा होता है, जो भी होता है, उसके ऊपर तलाक हो जाती है। माँ बाप को भी चाहिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, बच्चियों को घर में वॉइस करने का राइट दें। जैसे अगर वहां पे तो बिल्कुल सपोर्ट उन्हें करना चाहिए, क्योंकि हम सुनते हैं जब बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं तो फिर उन्हें कहा दिया जाता है कि आपका इस घर से जनाजा निकलेगा, अदरवाइज हम आपको वापस लेने नहीं आएंगे। इस कॉन्सेप्ट को चेंज करने की जरूरत है। एक अहम खबर है जो हमें अपने नाजरीन के साथ शेयर करनी है। इलेक्शन नजरसानी केस में इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त है उसको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खारिज कर दिया गया है। अहम खबर आपके साथ शेयर करें, जहां पंजाब इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे इस वक्त हतमी करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज कर दी है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सईद बलोच हमें इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। सईद, बताएगा क्या रिमार्क्स थे अदालत के? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। रवां माह के आगाज में ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 4 अप्रैल को जो फैसला जारी किया गया था उसका तफसीली तहरीरी फैसला जारी किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में इंतखाबात ना करवाने का जो तमाम तर मलबा था वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाला था। इसके अलावा अब जो बाकायदा इस नजरसानी केस की जो फैसला है वो भी सामने आ चुका है। आज केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती की जानिब से दलाइल दिए गए। अदालत की जानिब से इस पर रिमार्क्स देते हुए कहा गया कि बात कानून की नहीं बल्कि आइन की है। आइन पाकिस्तान ये कहता है कि इंतखाबात हर सूरत 90 रोज में ही होंगे। इसके अलावा दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से भी बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी गई। जस्टिस एजाजुल हसन का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं ले जा सकता। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता कि कोई कानून बन गया है, अब चाहे 690 दिन तक इंतखाबात ना हो। जबकि जो वकील इलेक्शन कमीशन थे सजील सवाती, उनकी जानिब से ये दलाइल दिए गए कि आईनी मैंडेट से तजावुज नहीं कर सकते। इंतखाबात 90 दिन में कराने की शिक को आइन के आर्टिकल 254 के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए। मखसूस हालात में इंतखाबात 90 रोज से आगे जा सकते हैं, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से उनसे ये सवाल किया गया कि मखसूस हालात का फैसला इलेक्शन कमीशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद बलोच, हमें अपडेट कर रहे थे।
एक बार फिर से बात करेंगे। कायनात रजा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। कायनात, हम हमेशा से देखते हैं लेजिस्लेशन के हवाले से बात होती है कि कवानीन बनने चाहिए। कवानीन तो मौजूद हैं, हमारे आइन में इस वक्त तमाम शिकें मौजूद हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को किस तरह से बेहतर करना है, ख़वातीन के क्या हुकूक मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से आप बता रही हैं कि अगर हम जनूबी पंजाब की बात कर रहे हैं, वहाँ पर वडेरा सिस्टम है, एक फ़ोन कॉल जाती है तो कानून और आइन की तो धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं वहाँ पर। आपने ये बहुत ही अहम सवाल उठाया है एंड आई वांटेड टू डिस्कस दिस कि लेजिस्लेशन मौजूद है, पुलिस मौजूद है, एफआईआर की जाती है, सब बातें मौजूद हैं, लेकिन एक जो पहले से सोच मौजूद है जिसको हटाने की ज़रूरत है। अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है, ज्यादती की जाती है, तो वो कहते हैं तुम्हारी तो आदत है, तुम औरत हो, तुमने तो खुद जाके अपने आप को पेश किया होगा, ये खुद अपने कपड़े फाड़ के आ गई, हम इसका केस नहीं लेंगे। बिकॉज दे लैक फैमिली सपोर्ट। उनके बाप भाई ही उनको पीछे हो जाते हैं, नहीं करते। और वो कहते हैं बाप भाई। वहां पे एक बड़ी अजीब बात मैंने देखी कि अगर घर में खाना पक रहा है, आप लेजिस्लेशन पे कहाँ जा रहे हैं, तो वो जो खाना पक रहा है उसमें जो अच्छी बोटी है वो बेटे को दी जाएगी। अच्छी बोटी मेरा बेटा खाएगा और बेटियों को शोरबा दिया जाएगा, बेटियों के लिए दाल पकाई जाएगी, और वारिस की खातिर वो 5 बेटियां पैदा करते हैं और 1 बेटा, फिर वो सारी जमीन उस बेटे को दी जाती है। ठीक है, वो राइट्स तो वहीं से स्लूब हो रहे हैं। मैंने एफआईआर तो कराई नहीं, लेकिन फैमिलीज ने सुलह करके बैक ऑफ कर लिया। तो पुलिस भी घबराती है ऐसे मामलों में औरतों के कि अभी आएंगी और कहेंगे कि हम अपना केस वापस लेते हैं। तो इसमें तो बार बार हम ये बात करते हैं कि जो हमारे मर्द हजरात हैं उन्हें बाशऊर होने की ज़रूरत है। तालीम एक बड़ा फोकस किया जाता है कि अगर मर्द ने तालीम हासिल की हुई है फिर उसकी ऐसी सोच नहीं होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जब हम अपने घर में जो हमारे वालिदैन मौजूद हैं, अगर वही हमें नहीं सिखाएंगे औरत की इज्जत करना, तो वो तो फिर हम कभी भी नहीं करेंगे। मी एज ए पेरेंट, मैं 2 मेरे बच्चों की माँ हूँ, बेटों की, तो आई ऑलवेज टेल देम कि बेटा ये औरत है, आपने रिस्पेक्ट करनी है। अगर वो छोटी बच्ची के साथ खेल भी रहे हैं, रिस्पेक्ट यहाँ से शुरू होती है। देखिए, लर्निंग घर से शुरू होती है, लेकिन हमारे घरों में अनफॉर्चुनेटली बहू जो औरत है, औरत की लेग पुलिंग कर रही है। ये चेंज करने की जरूरत है। अगर इस स्टेटस को ब्रेक करके मेरी जैसी औरत एक काम करने घर से आ गई है, तो वहां पे भी आपको शेम किया जा रहा है, बुली किया जा रहा है। आपको सही नहीं मिल रहा। मुझे एनवायरमेंट में आई हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स कि ये जाके इन औरतों के गले लग रही है, इनसे बात कर रही है, काम कर रही है। अब फ्लड रिलीफ जैसे अभी हुआ है, बहुत सी औरतें जनूबी पंजाब की खुद काम कर रही थी। मैंने विटनेस किया कि वो खुद अपने हाथ से बन बना रही हैं। मर्दों से ज्यादा मेहनती हैं औरतें। वो घर संभाल रही हैं, मवेशी संभाल रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं, लेकिन जब उनके हकूक की बात आती है वहां सब खामोश हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इतनी मुश्किलात हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जनूबी पंजाब तरक्की के मामले में भी बहुत ज्यादा पीछे है। आप जहां पर ये काम कर रही हैं, ये बिल्कुल आसान रास्ता तो नहीं है, बड़ी मुश्किलात का सामना भी आपको करना पड़ता होगा। तो कौन सी ऐसे हर्डल्स हैं जो अभी आप फेस कर रही हैं? सबसे बड़ा हर्डल तो ये है कि खवातीन, मुझे बाहर जाने में एक ये हर्डल है कि कैरेक्टर के ऊपर आपकी बात शुरू कर देंगे। अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर के साथ बैठे हैं या बड़े आदमी के साथ बैठे हैं मसाइल के ऊपर बात करने के लिए, तो दे विल स्टार्ट टारगेटिंग योर कैरेक्टर। वो जो हमारे सहाफी हजराती होते हैं, मैं माजरत के साथ कहना चाहती हूँ, वो ही शुरू कर देंगे कि अच्छा इसकी हिस्ट्री तो देख करो, अच्छा ये यहाँ तक औरत पहुंच गई, इसके बारे में पता तो करो। भाई, आई एम एन MSc फ्रॉम मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल, है पढ़ी लिखी खातून हूँ, मेरे अपने वसाइल हैं। मैं औरतों के हकूक के ऊपर इसलिए काम करना चाहती हूँ, मेरे दिल के करीब है, मैंने ये इश्यूज फेस किए हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक जो माइंड सेट है वो चेंज होने की जरूरत है। जैसे कि एक बड़ा ही शदीद वाकया मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी क्विकली। एक बाप और बेटी का मुझे फोन आता है क्या एक इस इलाके में 50-50 रुपए की सीडीज मिल रही हैं, नाजेबा। और जब मैं वहां गई, मैंने वो घर देखा, वो नाना नानी मौजूद हैं, दादा दादी मौजूद हैं, और वो सगे बाप बेटी थे। वो एक कमरे के अंदर नाजेबा वीडियोस बना के 50-50 रुपए की अपने ही मोहल्ले में बेच रहे थे। और जब उस लड़की से पूछा गया, वो बालिग थी, शी सेड कि मुझे पता ही नहीं है गुनाह है। तो दैट वाज हॉरिफाइंग। देन पुलिस सपोर्टेड मी and then the family backed out, but then I fought their case। फिर उनका केस लड़ा और फिर इंसाफ दिलाया। इस तरह के क्राइम्स हैं या इस तरह की जहालत मैं कहूंगी वहां पर है, और पढ़े लिखे जाहिल भी मौजूद हैं। और अगर आप उनके बड़े से बात करेंगे जो उनका सरबराह है, वो कहेगा कि क्या हो गया, यहाँ तो ये रोज होता है, आम रूटीन है। तो ये जो रोज होता है और ये जो होता आ रहा है उसको चेंज करना है। ठीक है, अच्छा, अभी जैसे हम देख रहे हैं बहुत से केसेस मंजर आम पर आए हैं। रिजवाना केस की मैं अगर बात करूं, रानीपुर में फातिमा का केस अभी चल रहा है, वहां पर लोगों को रिहाई दे दी गई है जो मुल्जिमान थे। उस पर मैं आपका स्पेसिफिकली कमेंट चाहूंगा।
देखिए, आई एम पार्ट ऑफ बोर्ड, आई एम अ बोर्ड मेंबर ऑफ लेबर मिनिस्ट्री एज वेल। तो जहाँ पे घर के हाउस हेल्प की बात आती है, मैंने खुद विटनेस किया है कि बच्चियों को मारा जाता है, उनको अकेला जो है वो मर्दों के साथ छोड़ के बाहर चले जाते हैं जो खवातीन है। तो देखें, जब हाउस हेल्प रखी जाती है तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल, फिर आपका काम है कि आप उसकी सेफगार्ड भी करें, हेल्प भी करें। और इन सारे केसेस के ऊपर मैं एहतजाज करती हूँ, खुला एहतजाज करती हूँ। बेशक आप जो है साहिब इस्तात हैं, आप पावरफुल हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। बहुत शुक्रिया कायनात रजा साहिबा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। तो खत्म हुआ नाज़रीन, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।